CH-101 अयान की जिद। अयान के ऑफिस के बाहर निकलते ही जब अर्जुन राव कहता है कि वह ईगो दिखा रहा है तो अयान गुस्सा होते हुए कहता है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर सिर्फ मेरे ईगो को ही नहीं बल्कि मुझे इर्रिस्पॉन्सिबल साबित कर दिया है। आज तक किसी ने भी मुझे इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया है। अर्जुन राव अयान को शांत करते हुए कहता है कि इंसान से कभी कभार गलती हो जाती है। अयान गुस्से से अर्जुन राव की तरफ देखता है कि मैं उन सारे इंसानों से अलग हूं जो गलतियां करते हैं। अर्जुन राव कहता है कि वह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें शायद कोई बग आ गया होगा। उसे तुम्हें जाकर फिक्स कर देना चाहिए। अयान कहता है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर का 6 महीनों तक ट्रायल लिया था जिसमें मैंने खुद कई बग अटैक करके देखे थे। जितनी भी लूप होल थी उन सभी को मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने उस सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट किया था। मेरे हिसाब से उस सॉफ्टवेयर में कोई भी खराबी या गड़बड़ी नहीं आ सकती है। यहाँ तो वह लोग बोल रहे हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त ही कई गलतियां कर दी है। अर्जुन राव भी जानता था कि आज तक अयान ने जो कुछ भी किया था वह परफेक्ट था। अयान के बारे में यह बात सिर्फ अर्जुन राव की ही नहीं बल्कि अयान के दोस्त और उसके कॉलेज प्रोफेसर को भी यह बात पता था कि आज तक अयान ने जो कुछ भी किया था वह परफेक्ट था। यहाँ किसी ने अयान पर गलती कर देने का इल्जाम लगा दिया था। यह बात अयान को खटक रही थी और अयान को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह अपने सामने मौजूद अर्जुन राव को ही पीट डाले। अयान चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अर्जुन राव उसका बॉस था। अयान देखता है कि अर्जुन राव फिर से कुछ बोलने वाला है तो अयान उसे रोक देता है और कहता है कि आप कुछ भी बोल ले लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाऊंगा। अर्जुन राव कहता है कि वह लोग काफी बड़े लोग हैं जिन्हें नाराज करना मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए सही नहीं है। यह मेरे और मेरे इस कंपनी के भविष्य का सवाल है। अयान जो जा रहा था वह अर्जुन राव के इस बात को सुनकर रुक जाता है। अयान को रुकता हुआ देखकर अर्जुन राव काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे इस कंपनी की परवाह करते हो। अयान अर्जुन राव के पास कहता है कि जाए और उन्हें कहिएगा कि अयान रहेजा ने कहा है कि जिसे जरूरत होती है वह जाता है। उन लोगों को मेरी जरूरत है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए न कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। अर्जुन राव कहता है कि यह क्या बोल रहे हो तुम। अयान कहता है कि अगर आपको अपने कंपनी को बचाना है तो वही बोलिएगा जो मैंने अभी अभी कहा है। अयान उसके बाद वहां से निकल जाता है। अपने मन ही मन सोचता है कि अब चक्रवर्ती खानदान खुद मेरे पीछे पड़ेगा और मेरे इस बात की वजह से उन लोगों का काला चेहरा भी बाहर आएगा और मुझे मेरे माता पिता के मौत की असली वजह तक पहुंचने में मददगार साबित होगा। अयान उसके बाद एक ऑटो पकड़ता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अयान के चले जाने के बाद भी लगभग 10 मिनट तक अर्जुन राव वहीं खड़े होकर अयान को देखता ही रह जाता है। अर्जुन राव का ये ध्यान तब टूटता है जब उसका फोन फिर से बजने लगता है। इस बार भी यह कॉल राजकुमार जिंदल का ही था। अर्जुन राव के फोन उठाते ही राजकुमार जिंदल कहता है कि क्या हुआ। वह बच्चा अयान कब जाने वाला है उस सॉफ्टवेयर की गलतियों को सुधारने। अर्जुन राव निराशा भरी आवाज में कहता है कि उसने वहां जाने से इनकार कर दिया है। अर्जुन राव की इस बात को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि इसका हमारी कंपनी पर क्या असर होगा। अर्जुन राव कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि इसका हमारी कंपनी पर क्या असर होगा। मैंने उसे राजी करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कहना है कि उन लोगों को उसकी जरूरत है इसलिए उन लोगों को उसके पास आना चाहिए। अर्जुन राव के इस बात को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि क्या उसे पता नहीं है कि किन लोगों ने उसे बुलाया है। इससे शायद उसकी जिंदगी संवर सकती है। अर्जुन राव कहता है कि उसका ये भी मानना है कि उसके बनाए गए सॉफ्टवेयर में कोई गलती हो ही नहीं सकती है। राजकुमार जिंदल कहता है कि उसे किसी चीज का लालच देकर राजी करो और उसे यह बताओ कि वह कोई भगवान नहीं है कि हर चीज को परफेक्ट बनाएगा। अर्जुन राव कहता है कि मैं आपको उसका फोन नंबर भेजता हूं। अगर आप उस राजी कर सकते हैं तो आप उस राजी कर लीजिए राजकुमार भाई। राजकुमार जिंदल कहता है कि ठीक है जल्दी भेजो मैं उसे अपनी तरीके से राजी करता हूं। अर्जुन राव फोन काट देता है और अयान का नंबर राजकुमार जिंदल को भेज देता है और राहत की सांस लेता है और वापस अपने ऑफिस में चला जाता है। राजकुमार जिंदल अयान को फोन मिला देता है और अयान के फोन उठाते ही कहता है कि मैं राजकुमार जिंदल बोल रहा हूं। अयान कहता है कि मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम राजकुमार जिंदल ही बोल रहे हो। अयान के इस बात को सुनकर राजकुमार जिंदल इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता है। दूसरी तरफ से आवाज नहीं आते हुए देखकर अयान कहता है कि दोबारा अगर मुझे फोन करके परेशान किया ना तो मैं तुम्हारा नंबर पुलिस को दे दूंगा। अयान इतना कहने के बाद फोन काट देता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-102 आपको वहां जाना होगा। जब अयान फोन काट देता है तब राजकुमार जिंदल को महसूस होता है कि हुआ क्या है। गुस्से में लाल हो चुका राजकुमार जिंदल एक बार फिर से अयान को फोन मिलाता है और अयान के फोन उठाते ही कहता है कि मैं राजकुमार जिंदल बोल रहा हूं। अयान एक बार फिर से कहता है कि अगर एक बार और तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं सच में पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। इससे पहले कि राजकुमार जिंदल कुछ बोल पाता अयान उससे पहले ही फोन काट देता है और अपने फोन में राजकुमार जिंदल के नंबर को ब्लॉक कर देता है। अयान के नंबर ब्लॉक करते ही राजकुमार जिंदल पागल लड़का जाता है और अपने फोन को जमीन पर दे मारता है जिसकी वजह से वह फोन कई टुकड़ों में हो जाता है। अब राजकुमार जिंदल को रिग्रेट होने लगता है कि उसने गुस्से में अपना फोन ही क्यों तोड़ डाला। तभी राजकुमार जिंदल को याद आता है कि यह अयान रहेजा वही लड़का है जिसके बारे में स्नेहा हमेशा बकती रहती है। अब राजकुमार जिंदल की इकलौती होप स्नेहा ही थी जो उसे अयान से मिला सकती थी।
राजकुमार जिंदल अपने लैंडलाइन से स्नेहा को फोन करता है और उसे जल्दी से अपने पास आने के लिए कहता है। स्नेहा भी कुछ ही देर में राजकुमार जिंदल के पास पहुंच जाती है, जहां राजकुमार जिंदल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे उस अयान रहेजा से मिलना है। स्नेहा तो अपने चाचा के मुंह से अयान का नाम सुनकर थोड़ा शॉक हो गई थी। जब कभी भी वह अयान का नाम लेती थी तो उसके घर वाले उसे यह कहकर शांत करा देते थे कि अपने लेवल के लोगों के साथ रहना सीखो। दूसरी तरफ अयान अपने घर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है और कुछ देर के बाद अनुष्का दरवाजा खोलती है। अयान जब उसे एक बार फिर से देखता है तो उसका पूरा गुस्सा गायब हो जाता है। अयान उसे गौर से देखता है और उसे पता चलता है कि वह आज भी कल वाली ड्रेस में ही है। अयान तभी समझ जाता है कि उसके पास और कोई ड्रेस नहीं है क्योंकि वह भागती हुई खाली हाथ आई थी। अयान अंदर आता है और अपने एक डेबिट कार्ड को उसे देकर और सिक्योरिटी पिन बताने के बाद कहता है कि जाकर तुम्हें जो खरीदना है वह खरीद लो। अनुष्का वह कार्ड लेने से मना करने लगती है, लेकिन अयान उसे जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहता है कि ज्यादा कुछ अगर नहीं खरीदना है तो जाकर अपने लिए कुछ कपड़े ही खरीद लो। वैसे भी तुम अपने साथ तो कुछ लाए ही नहीं थी। अयान के काफी फोर्स करने के बाद वह अयान का डेबिट कार्ड ले लेती और कहती है कि अगर मैं बाहर गई और मेरे परिवार के लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो। अयान कहता है कि यहाँ से 10 मिनट पैदल की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जहाँ सब कुछ मिलता है। अयान आगे कहता है कि वहां पर ज्यादातर लोग अपने में ही बिजी होते हैं, जिन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारे परिवार के लोग यहाँ नहीं होंगे। अयान आगे कहता है कि क्या इस इलाके में तुम किसी को जानती हो? अनुष्का कहती है कि नहीं। अयान कहता है कि तब तो तुम्हारे पकड़े जाने का कोई चांस नहीं है। अनुष्का आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि अयान कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अनुष्का हाँ बोलकर वहां से चली जाती है और अयान उसे गेट तक देखता है और वापस अपने घर में आ जाता है और अपने आप से कहता है कि बहुत जल्द राजकुमार जिंदल यहाँ जरूर आएगा। अयान जानता था कि अनुष्का को वहां से खरीदारी करने वापस आने में घंटों का समय लगने वाला था। अयान कुछ और सोचने ही वाला होता है कि तभी अयान का डोरबेल जोर जोर से बजने लगता है और अयान समझ जाता है कि राजकुमार जिंदल यहाँ अकेले तो नहीं लेकिन स्नेहा के साथ जरूर आया होगा मुझे मारने की कोशिश करने। दरअसल जब राजकुमार जिंदल ने स्नेहा से अयान के बारे में पूछा था तब स्नेहा ने कहा था कि आपको उससे क्या काम है। तब राजकुमार जिंदल ने उसे बताया था कि अयान के दिए गए सिस्टम में कुछ गलतियां हैं जिसे सुधारने के लिए चक्रवर्ती ग्रुप्स को उसकी जरूरत है और उन्होंने अयान रहेजा को वहां बुलाया है। राजकुमार जिंदल के इस बात को सुनने के बाद स्नेहा शांत होकर पूछती है कि अयान ने क्या जवाब दिया है अंकल। राजकुमार जिंदल कहता है कि अयान ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। स्नेहा अपने अंकल राजकुमार जिंदल को देखते हुए कहती है कि तो फिर आप उसे मनाने तो नहीं जा रहे हैं ना? राजकुमार जिंदल कहता है कि हाँ बिल्कुल। स्नेहा कहती है कि तब तो आप उसे मानना भूल ही जाए क्योंकि आप क्या कोई भी कुछ भी क्यों न कर ले लेकिन अयान मानने वाला नहीं है। स्नेहा की बातों को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि वह नहीं मानेगा। स्नेहा कहती है कि पर लोगों ने उसके बनाए गए सॉफ्टवेयर में गलतियां निकाल दी है जिसके बाद तो वह बिल्कुल नहीं जाएगा। राजकुमार जिंदल कहता है कि उसने उस सॉफ्टवेयर में कुछ गलतियां की है, मतलब की है क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों ने जांचा है जिन्होंने इस सिस्टम में कई गलतियां ढूंढी है जिसका समाधान जरूरी है। स्नेहा कहती है कि हमारा पूरा कॉलेज जानता है कि अयान ने आज तक जो कुछ भी बनाया है वो परफेक्ट हुआ है, तो आप लोगों ने उसमें गलतियां खोजकर आपने उसे इररिस्पॉन्सिबल साबित कर दिया है जिस वजह से वह किसी भी कीमत पर आपकी मदद नहीं करेगा। स्नेहा की बातों को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि मैं उसे अपने तरीके से राजी कर लूंगा, बस तुम उसे यहाँ बुलाओ। स्नेहा कहती है कि वह अब यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा बल्कि आपको वहां जाना होगा। राजकुमार जिंदल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अयान के पास जाने के लिए वह स्नेहा के साथ निकल जाता है और उससे पूछता है कि अयान का घर कहाँ है। स्नेहा कहती है कि अयान का घर हमारे उस पुराने हवेली के बिल्कुल बगल में है। राजकुमार जिंदल और स्नेहा कुछ ही देर में अयान के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और डोरबेल बजाने लगते हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही बाहर खड़े होने की वजह से स्नेहा और राजकुमार जिंदल बिल्कुल पसीने से लथपथ होकर भीग गए थे, लेकिन दरवाजा खुला नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। CH-103। मैं पहले से ही बर्बाद हो। राजकुमार जिंदल पिछले 10 मिनट से दरवाजा बजाते जा रहा था, लेकिन कोई दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजकुमार जिंदल और स्नेहा दोनों पसीने में लथपथ होकर लगभग नहा चुके थे। राजकुमार जिंदल से जब ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब वह स्नेहा से कहता है कि वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। स्नेहा कहती है कि पता नहीं, लेकिन मैं उसे फोन ट्राई करती हूँ। स्नेहा उसके बाद अयान को फोन लगाती है, लेकिन पूरा रिंग होने के बाद भी अयान फोन नहीं उठाता है, जिससे स्नेहा भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अयान अपने घर में एक चेयर पर बैठकर आराम से डोरबेल के आवाज को सुनता जा रहा था। अयान को पता चल गया था कि अब तक राजकुमार जिंदल पसीने से लथपथ हो चुका होगा। अयान और कुछ सोचता है और अपने बिजली के कनेक्शन को काट देता है और कुछ देर तक इंतजार करता है और खुद भी थोड़ा पसीने में भीग जाता है, और तब जाकर अयान दरवाजा खोलता है और देखता है कि राजकुमार जिंदल और स्नेहा दोनों पसीने में नहा चुके थे और उनके सर से पसीनों के बूंद टपक रहे थे। अयान को देखते हुए स्नेहा कहती है कि कहाँ थे तुम और इतना वक्त क्यों लिया दरवाजा खोलने में, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। अयान कहता है कि वह दरअसल मैं हल्का होने गया था। जब भी मैं हल्का होने जाता हूँ तो फोन लेकर नहीं जाता। अयान आगे कहता है कि कहिए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं।
अयान की बातों को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि जब मैं तुम्हें फोन कर रहा था तब तुम मुझसे सबूत क्यों मांग रहे थे कि मैं ही राजकुमार जिंदल हूं या नहीं। अयान कहता है कि क्या है ना, आजकल लोग मुझे गलत गलत फोन करते हैं और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ बनता नहीं हूँ। वैसे ही जब आपने फोन किया होगा तब शायद मुझे ऐसा लगा होगा कि कोई फिर से मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार जिंदल कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्नेहा पहले ही बोल पड़ती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम पसीने से लथपथ हो चुके हैं, फिर भी तुमने हमें अपने दरवाजे पर खड़ा किया हुआ है। अयान कहता है कि मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या है ना, अंदर और ज्यादा गर्मी है। स्नेहा कहती है कि अंदर कम से कम एक पंखा तो चल ही रहा होगा। अयान कहता है कि मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैंने बिजली के बिल को नहीं भरा। जब मैं लंदन में था तब बिजली डिपार्टमेंट वाले ने मेरे घर का कनेक्शन काट दिया, इसलिए मैं अभी वहीं जा रहा था कि आप लोग मिल गए। इससे पहले कि स्नेहा कुछ बोल पाती अयान कहता है कि आप लोग मुद्दे पर आइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। स्नेहा चुप हो जाती है और राजकुमार जिंदल कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें उस सॉफ्टवेयर में आई गलतियों को सुधारने के लिए जल्द से जल्द चक्रवर्ती ग्रुप्स के ऑफिस में जाना ही होगा। अयान तो जानता था कि राजकुमार जिंदल इसीलिए यहाँ आया है। अयान कहता है कि मैंने अर्जुन सर को पहले ही कहा था कि मैं वहाँ किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला हूँ। आपको भी मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए। अयान की बातों को सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि तुम्हें किस बात का घमंड है। अयान कहता है कि मुझे मेरे काम पर घमंड है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त कोई गलती नहीं की है। अगर कोई गलती हुई है तो आप लोग अपना समझिए। राजकुमार जिंदल कहता है कि उस सॉफ्टवेयर को दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट ने एनालाइज करके इतनी सारी गलतियां को ढूंढ निकाला है। अयान कहता है कि तब तो उन बड़े बड़े एनालिस्ट से ही आप इन गलतियों को सुधरवा लीजिए ना। मेरे पास आकर आप हम दोनों का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अयान की बातों को सुनकर राजकुमार जिंदल कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि हमारे कंपनी का भविष्य उस सॉफ्टवेयर पर टिका हुआ है। जब मृत्युंजय चक्रवर्ती को गोली लगी तब इसका डील पोस्टपोन हो गया और अब उस सॉफ्टवेयर में आई हुई फॉल्ट्स, अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो यकीनन कई सारी कंपनियों को नुकसान होगा, जिसकी वजह से लाखों लोगों की रोजगार छीन जाएगी। उन सारे लाखों लोगों का भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। अयान उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है। अयान को सोच में पड़े हुए देखकर राजकुमार जिंदल के मन में उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आने लगती है। कुछ ही देर में वह किरण भी बुझ जाती है जब अयान कहता है कि अगर ऐसा है तब आप उन्हें मुंबई बुलाए। मुंबई में वह जहां भी कहेंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अयान की ऐसी बातों से राजकुमार जिंदल थोड़ा तंग नजर आने लगा था और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। राजकुमार जिंदल गुस्से की वजह से तमतमाने लगा था और अयान की तरफ भूखे शेर की तरह देख रहा था। राजकुमार जिंदल गुस्से में कहता है कि मैं तुझे काफी दौलत दूंगा। अयान राजकुमार जिंदल के करीब आते हुए कहता है कि जब मेरे पास आपसे भी ज्यादा दौलत थी तब भी मैंने उसकी तरफ नजर नहीं घुमाई। आपके द्वारा दिए जाने वाले दौलत मेरे लिए बेकार है, इसलिए आप ये हथकंडे किसी और पर आजमाइएगा। अयान के इस बात को सुनने के बाद राजकुमार जिंदल के अंदर का सहारा सब टूट जाता है और वह कहता है कि मैं तुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अयान राजकुमार जिंदल के इस बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ। टू बी कंटिन्यूड। CH-104 क्या लड़की है। जब राजकुमार जिंदल अयान को धमकी देता है कि वह उसे बर्बाद कर देगा तो अयान कहता है कि मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ। इससे पहले कि राजकुमार जिंदल कुछ और कह पाता उससे पहले ही अयान कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। अयान अपना घर लॉक करता है और वहां से जाने लगता है। अयान को वहां से जाते हुए देखकर राजकुमार जिंदल कहता है कि अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई है और तुम कहां जा रहे हो। अयान रुकते हुए कहता है कि मैं बिजली ऑफिस जा रहा हूं ताकि मैं इस गर्मी में मरूं नहीं। अयान अभी निकलने ही वाला था कि राजकुमार जिंदल कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा, जिसके बाद तुम खाने बाहर मर जाओगे। अयान राजकुमार जिंदल की तरफ देखते हुए कहता है कि आप सिर्फ मुझे मुंबई से ही बाहर करवा सकते हैं और बाकी जगहों पर मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको कोई शक हो रहा है तो स्नेहा से पूछ सकते हैं। अयान उसके बाद स्नेहा की तरफ देखता है जो शांत खड़ी हुई थी और वहां से निकल जाता है। अयान के जाने के बाद राजकुमार जिंदल स्नेहा की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या बोल रहा था वह। स्नेहा कहती है कि जाने दीजिए अंकल और चलिए यहाँ से, क्योंकि वह आने वाला नहीं है। राजकुमार जिंदल कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। स्नेहा कहती है कि वह सब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से चलिए वरना गर्मी में हम यही तंदूरी बन जाएंगे। उसके बाद दोनों अपने गाड़ी में बैठते हैं और सबसे पहले एस बड़ी ऑन करते हैं, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अयान भी वापस अपने घर में आ जाता है। अयान अपने घर में आने के बाद सबसे पहले अपने बिजली के कनेक्शन को एक बार फिर से जोड़ता है और पंखा चलाकर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। अयान के मन को अब एक ही सवाल खाए जा रहा था कि आखिर अब कौन सा स्टेप उठाएगा राजकुमार जिंदल। अयान सबसे पहले ये जानना चाहता था कि जिंदल ग्रुप्स का वारिस और चेयरमैन राजकुमार जिंदल है तो उनके हर कॉन्ट्रैक्ट पर स्नेहा के सिग्नेचर क्यों होते हैं। आखिर राजकुमार जिंदल खुद कुछ क्यों नहीं कर पाता है। अयान इस बात का पता लगाने के लिए अपने फोन पर सीधा डार्क वेब पर पहुंच जाता है, क्योंकि अयान जानता था कि नॉर्मल जगह उसे ऐसे खुफिया चीजों की जानकारी नहीं मिल सकती थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद अयान को आखिरकार वह जानकारी मिल ही जाती है जो वह चाहता था। वहां पर एक आदमी था जो दावा करता था कि वह किसी भी तरीके के राज को पैसों के बदले कुछ ही दिनों में पता करके बता सकता था।
अयान उसे जिंदल ग्रुप्स के बारे में सब कुछ पता करके सबूत के साथ बताने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। उसके बदले में अयान ने 50,000 रुपए एडवांस में पे किया था और बाकी का 50,000 अयान को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डाउनलोड करते वक्त पे करना था। अयान को वह आदमी 2 दिन का वक्त देता है। उसके बाद अयान वापस डार्क वेब से बाहर निकल जाता है। अयान को काफी ज्यादा वक्त हो गया था लेकिन अनुष्का का कोई अता पता नहीं था जिसकी वजह से अयान को थोड़ी टेंशन हो रही थी। अयान इस बात का पता लगाने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि अनुष्का ऑटो से बाहर निकल रही थी। अयान देखता है कि वह अपने साथ लगभग 8 से 10 बाइक्स लाई थी जिसे देखकर अयान समझ गया था कि अनुष्का ने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली है। अयान को अपने फोन पर आए मैसेज से पता चलता रहा था कि अनुष्का ने लगभग 80,000 की शॉपिंग की थी। अयान को अपने सामने देखकर अनुष्का कहती है कि थोड़ा मदद करोगे क्या। अयान कहता है कि क्यों नहीं। उसके बाद अयान उसकी मदद करता है और उसके सारे सामान को बाहर निकलता है और अपने घर के अंदर ले जाता है। अयान बाहर निकलता है तो देखता है कि वह ऑटो वाला अभी भी वहीं था। अयान उसके पास जाकर पूछता है कि अब क्या चाहिए आपको। वह ऑटो वाला कहता है कि वह मैडम मेरा भाड़ा देना भूल गई है। अयान कहता है कि कितना हुआ आपका। वह ऑटो वाला कहता है कि 30 रुपए। अयान उसे 30 रुपए दे देता है और वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है। उस ऑटो वाले के जाने के बाद अयान अनुष्का के बारे में सोचता है कि शायद वह आज पहली बार ऑटो में बैठी है क्योंकि जो उसकी स्टेटस है उसके हिसाब से उसका गाड़ी करोड़ों की होनी चाहिए और इसका शॉपिंग लाखों में। अयान मन ही मन कहता है कि क्या लड़की है। अयान उसके बाद अंदर जाता है तो अनुष्का उसे उसका कार्ड बढ़ाते हुए कहती है कि शायद मैंने काफी ज्यादा खर्च कर दिया है। अयान कहता है कि यह कार्ड तुम अपने पास ही रखो। अनुष्का कहती है कि मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा। अयान कहता है कि जितना तुमने खर्च किया है उसका लगभग 5 गुना अभी भी है जो शायद तुम्हारे काम आए। अयान ने उस अकाउंट में वही 5 लाख रुपए रखे थे जो उसे तब मिले थे जब अयान संजय सिंघानिया के ऑफिस में खुद के हैकिंग अटेम्प्ट को फेल करने गया था। अनुष्का कुछ कहने ही वाली थी कि अयान का फोन रिंग करने लगता है। अयान जल्दी से फोन निकालता है और देखता है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके लंगोटिया यार आदित्य का था। अयान जल्दी से उसका फोन उठाते हुए कहता है कि इतने दिनों के बाद तुमने मुझे याद कैसे किया। अयान अभी कुछ और बोल ही पाता उससे पहले दूसरी तरफ से आदित्य कहता है कि जल्दी मेरे ऑफिस आ जाओ यार, मैं बर्बाद होने वाला हूँ। टू बी कंटिन्यूड। CH-105 साइबर अटैक। अयान को जब आदित्य की ऐसी आवाज सुनाई देती है तब अयान अपने घर के एक कोने में जाते हुए कहता है कि क्या हुआ है यार, तुम इतने घबराए हुए क्यों सुनाई दे रहे हो। आदित्य कहता है कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। अयान कहता है कि साइबर अटैकर्स को तुम्हारे मार्बल के डेटाबेस से क्या मिलेगा। आदित्य कहता है कि साइबर अटैक मेरे मार्बल वाले बिजनेस पर नहीं बल्कि मेरे नए बिजनेस पर हुआ है जो हाल ही में मैंने शुरू किया है। अयान कहता है कि तुमने एक नया बिजनेस शुरू कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। आदित्य चिढ़ते हुए कहता है कि मेरे बाप, तू पहले मेरे नई ऑफिस में आ और मुझे बचा, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अयान इससे पहले कि कुछ कह पाता आदित्य फोन काट देता है और कुछ देर तक अयान हेलो हेलो करता रहता है। तभी अयान के फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है जिसे देखकर अयान समझ जाता है कि उसे जाना कहाँ है। आदित्य ने अयान को अपने नए ऑफिस का लोकेशन भेजा था जो अयान के घर से ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। अयान उसके बाद आता है और देखता है कि अनुष्का उस डेबिट कार्ड के साथ अभी भी वहीं मौजूद थी। अयान उसके पास जाते हुए कहता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है तो मैं शायद आज नहीं आ पाऊंगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। अयान इतना कहने के बाद वहां से जाने लगता है तब अनुष्का उसका कार्ड आगे बढ़ाती है जिसे देखकर अयान कहता है कि अभी इसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। इतना कहने के बाद अयान वहां से निकल जाता है। अयान एक ऑटो लेता है और आदित्य के भेजे गए पते पर 10 मिनट में पहुंच जाता है। अयान ऑटो से बाहर निकलकर उस बिल्डिंग को देखने लगता है तो देखता ही रह जाता है। वह बिल्डिंग लगभग 10 फ्लोर की थी और हर तरफ से कांच से ढकी हुई थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। अयान का ध्यान तब टूटता है जब वह ऑटो वाला कहता है कि क्या कर रहे हो साहिब, मेरा भाड़ा दे दो ताकि मैं अपने काम पर निकल सकूं। अयान उसे पैसे दे देता है और वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है। अयान एक बार फिर से उस बिल्डिंग को गौर से देखता है तो उसे सेकंड फ्लोर पर एक नाम लिखा हुआ नजर आता है, आदित्य कंस्ट्रक्शन। अयान मन ही मन सोचता है कि इसने एक नई बिजनेस को शुरू कर दिया और मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। अयान फिर इस बात को साइड में रख देता है क्योंकि आदित्य फोन पर घबराया हुआ नजर आ रहा था। अयान जल्दी से सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां आदित्य पहले से ही खड़ा होकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। अयान के नजर आते ही आदित्य जल्दी से उसके पास आता है और अयान को खींचकर ले जाते हुए कहता है कि कहाँ थे तुम और यहाँ आने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी। अयान कहता है कि देर, मैं 10 मिनट में पहुंच गया इस ट्रैफिक वाले इलाके में और तुम कह रहे हो कि मैं देर से आया हूँ। अयान की बातों को सुनकर आदित्य कहता है कि जल्दी चलो और रोको ये सब वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अयान कहता है कि हाँ मैं चल रहा हूँ लेकिन तुम मुझे खींच क्यों रहे हो। आदित्य कहता है कि यह आराम से चलने का वक्त नहीं है, जब तक हम आराम से चलते हुए पहुंचेंगे तब तक वह जालिम हैकर्स मुझे बर्बाद कर देंगे। अयान और आदित्य दोनों जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही काफी लोग इस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य जल्दी से एक कंप्यूटर खाली करता है और अयान को जबरदस्ती बैठाते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें बचाओ वरना मैं अपनी इस नई नवेली बिजनेस को खो दूंगा। अयान भी समझ गया था कि प्रॉब्लम की स्थिति थोड़ी नाजुक है।
अयान तेज आवाज में कहता है कि अब तक कितना डाटा को हैकर्स ले चुके हैं। अयान के बगल में बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि उन लोगों ने लगभग 70% डाटा को चुरा चुके हैं और बाकी के 30% डाटा को भी वह लोग जल्द ही चुरा लेंगे। उस आदमी की बातों को सुनकर आदित्य कहता है कि थोड़ा शुभ बात करो यार। अयान आदित्य को चुप रहने का इशारा करता है और अपने फोन को उस सिस्टम से कनेक्ट कर देता है और अपने फोन में कुछ ढूंढने लगता है ताकि इस साइबर क्रिमिनल्स पर काबू पाया जा सके। अयान तभी रुक जाता है और अपने फोन के एक फाइल को भी हैकर्स के पास भेज देता है। अयान के फाइल भेजते ही उनका सारा सिस्टम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। आदित्य का तो ये देखकर सर चकराने लगा था। आदित्य अयान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इन सारी चीजों को रोकने के लिए बुलाया था और तुमने ये क्या कर दिया। आदित्य उसके बाद अयान को सुनात ही जाता है और अयान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। काफी देर तक आदित्य की बकवास बातों को सुनकर अयान का सर चकराने लगा था, इसलिए अयान जोर के कहता है कि चुप। अयान की इस चिल्लाहट को सुनकर उस कंट्रोल रूम के सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं, जहां लोग एक पिन गिरने की आवाज भी आसानी से सुन सकते थे। इससे पहले कि अयान कुछ आगे कह पाता उसके पहले ही आदित्य का एक स्टाफ जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का ध्यान वहां चला जाता है। वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि सारे कंप्यूटर्स अब अपने आप ऑन हो रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड। CH-106 मॉन्स्टर गैंग। जब आदित्य सुनता है कि उसका कंप्यूटर अब चालू हो रहा है तो वह अयान को डांटना छोड़कर कंप्यूटर्स की तरफ देखने लगता है। आदित्य के चेहरे पर 440 वोल्ट्स की स्माइल आ गई थी। आदित्य देखता है कि कंप्यूटर्स पर काफी कुछ खुद से ही होता जा रहा था। आदित्य अब हंसना छोड़कर यह सोचने लगा था कि यह उसके लिए अच्छी खबर है या बुरी। इस शक को दूर करने के लिए आदित्य कहता है कि क्या हो रहा है ये। आदित्य जवाब की उम्मीद में अयान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यह सब उसी का किया धरा था। इससे पहले कि अयान कुछ बोल पाता वहां मौजूद एक लड़का कहता है कि आदित्य सर, हमारे सारे खोए हुए डाटा को वापस रिस्टोर किया जा रहा है। उस लड़के की बात को सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक बार फिर से 440 वोल्ट्स की स्माइल तैरने लगी थी। कुछ ही देर के बाद आदित्य के कंपनी का खोया हुआ सारा डाटा वापस आ गया था। सारे लोग इस बात की खुशी में डूबे हुए थे, तभी उनके सिस्टम में अचानक एक ईमेल आता है जिसे अयान खोलने से मना कर देता है। अयान खुद उठकर जाता है और उस ईमेल को खोलने से पहले अपने फोन से कनेक्ट करके अयान ये देखना चाहता था कि ईमेल भेजने वाले की लोकेशन आखिर कहाँ की है। अयान जब वह ईमेल खोलता है तब उसे पता चलता है कि यह सिस्टम जनरेटेड ईमेल था, जिसका लोकेशन ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। अयान लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका फोन उसे हर पल एक नया लोकेशन शो कर रहा था, जिसकी वजह से अयान भी थोड़ा बेबस हो गया था। तभी आदित्य कहता है कि जरा उस ईमेल को एक बार पढ़कर तो देखो अयान। आदित्य की बातों को सुनकर अयान अपनी नजर को अपने फोन से हटाकर स्क्रीन पर ले जाता है ताकि उस ईमेल को पढ़ सके। आज पहली बार हम फेल हुए हैं। जिस किसी ने भी हमारे यानी कि मॉन्स्टर गैंग के इस हमले को रोका है, उसने दरअसल हमारे हमले को रोका नहीं है, बल्कि अपने मौत को न्योता दिया है। एक बात को याद रखना, हमें रोकने वाले की अब तुम्हें यहाँ की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। इस ईमेल को पढ़ने के बाद तो अयान भी एक पल के लिए शॉक हो गया था। आदित्य, अयान और वहां मौजूद बाकी के लोग भी इस ईमेल को देखकर डर गए थे। आदित्य कहता है कि सॉरी यार, लेकिन इसकी धमकी से तो ऐसा लगता है कि यह तुम्हें ही टारगेट करेगा। अयान आदित्य की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है कि क्या इसे सीरियसली ले रहे हो? आज तक मैंने इस गैंग का नाम नहीं सुना और यह मुझे मारने का सपना सजा रहे हैं। आदित्य आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि अयान उसके गले में हाथ डाल देता है और उसे खींचते हुए उसके केबिन में ले जाता है। आदित्य अपने केबिन में पहुंचते ही अयान का हाथ हटाते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो यार? यहाँ मेरी बहुत इज्जत है और तुम ऐसी हरकत से उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। अयान कहता है कि मैं तुम्हारा कोई स्टाफ नहीं हूँ जो तुम्हारे गले में हाथ नहीं डाल सकता, मैं तुम्हारा लंगोटिया यार हूँ और तुम ऐसे कह रहे हो। आदित्य जानता था कि वह अयान से बातों में नहीं जीत सकता है। आदित्य कहता है कि यह सब छोड़ो, इस हैकिंग के बारे में बताओ। अयान कहता है कि इस लेवल पर सिस्टम में घुसना इतना आसान नहीं है। आदित्य कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अयान कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे कंपनी के कुछ लोग उनसे मिले हुए हैं। आदित्य कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अयान कहता है कि कोई तुम्हारे सिस्टम में कोई इतने अंदर तक तभी घुस सकता है जब कोई अंदर वाला उसे एक्सेस दे। आदित्य कहता है कि कोई मेरा ही स्टाफ मेरे कंपनी को डूबा देना चाहता है। अयान कहता है कि शायद। आदित्य कहता है कि तब तो मुझे पूछताछ करनी होगी। अयान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम ऐसा करोगे तो वह सतर्क हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें कभी भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा। आदित्य कहता है कि मैं क्या करूं? अयान कहता है कि यह सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और मुझे एक बार भी बताया तक नहीं। आदित्य कहता है कि मैंने 1 हफ्ते पहले ही इस कंपनी को शुरू किया है। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। अयान उसे कहता है कि मैं उस वक्त लंदन में था। आदित्य कहता है कि तुम कहीं भी रहो लेकिन तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अयान कहता है कि मेरे फोन में कुछ डिफेक्ट आ गया था जिसे कल ही मैंने बनवाया है। अयान मन ही मन सोचता है कि मैं ये फोन लेकर गया ही नहीं था तो तुम्हारा फोन लगता कैसे? दरअसल अयान लंदन वह फोन ले गया था जिसमें उसने संजय सिंघानिया के सिम को क्लोन कर के लगाया था। इससे पहले कि अयान कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही आदित्य कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं?
अयान कहता है कि पुलिस कंप्लेन कर दो लेकिन उसमें मेरा नाम मत डालना। आदित्य कहता है कि जब पुलिस पूछेगी कि इस अटैक को रोका किसने तो मुझे बताना होगा ना। अयान कहता है कि तुम कहना कि मेरे साइबर सिक्योरिटी के लोगों ने ये किया है। आदित्य वहां से निकलने ही वाला था कि अयान उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ किसी को भी मेरा नाम मत बताना। आदित्य कहता है कि क्यों। अयान कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर गैंग को लेकर सीरियस हूँ। टू बी कंटिन्यूड। CH-107 आदित्य की टेंशन। अयान जब कहता है कि वह मॉन्स्टर गैंग को लेकर सीरियस है तब आदित्य पूछता है कि बाहर तो तुमने कुछ और ही कहा था। अयान कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो। अगर ये लोग मेरे बारे में जान लेंगे तो जो तुम्हारे कंपनी में गद्दार है वह मेरी जानकारी मॉन्स्टर गैंग तक पहुंचा देगा। उसके बाद मेरा क्या होगा ये तो तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। आदित्य कहता है कि बाहर मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूं। वैसे भी तुम्हारा मेरे गले में हाथ डालकर अंदर आना उन्हें काफी कुछ बता गया है। अयान कहता है कि तुम बाहर जाकर यह कहना कि मैं तुम्हारे एक दोस्त के जान पहचान वाला हूँ। आदित्य कहता है कि मैं गले में हाथ डालने। आदित्य अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था उससे पहले ही अयान उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पहले अपनी बात तो पूरी करने दो। आदित्य चुप हो जाता है और अयान अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करता है। अयान कहता है कि तुम्हें इस बारे में बताना है कि मुझे ज्यादा लोगों के बीच आने से सफोकेशन होता है और जो भी सबसे करीब होता है मैं उसका सहारा ले लेता हूँ। आदित्य अयान की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। अयान कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि मॉन्स्टर गैंग मेरे पीछे पड़ जाए और मैं मार दिया जाऊं। किस तरीके का दोस्त है रे तू। आदित्य कहता है कि ठीक है यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आदित्य जाने वाला ही होता है कि अयान उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे कंपनी के सिस्टम में ऐसा कौन सा चीज है जिसकी उन हैकरों को चाहिए था। अयान के इस बात को सुनकर आदित्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। अयान की बातों को सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था और उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा था। अयान आदित्य के चेहरे पर आए पसीने को देखकर अयान कहता है कि अब इस बड़ी में भी तुम्हारे चेहरे से पसीना क्यों टपक रहा है। आदित्य अयान की बातों को सुनते ही अपना रुमाल निकालता है और अपने सर पर से पसीने को साफ करने लगता है। अयान आदित्य की एक्सप्रेशन को गौर से देखने लगता है और पाता है कि आदित्य का हाथ कांप रहा था। अयान को ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य किसी टेंशन में हो। अयान आदित्य से पूछता है कि क्या हुआ यार, कोई दिक्कत है क्या। आदित्य कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अयान कहता है कि लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। आदित्य कहता है कि मुझे टेंशन था यार कि कहीं अगर मेरा सिस्टम हैक हो गया तो मेरा क्या होगा। बस अब धीरे धीरे मेरा वह टेंशन जा रहा है। अयान कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आदित्य कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम। अयान आदित्य के पास जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें उतना ही जानता हूँ जितना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप जानते हैं। अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो और अगर तुम मुझे अपना टेंशन शेयर करने लायक नहीं समझते हो तो फिर मत करो। अयान उसके बाद वहां से जाने लगता है। अयान अभी आदित्य के केबिन के गेट तक पहुंचा ही था कि आदित्य उसे रोकते हुए कहता है कि अयान यहाँ वापस आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आदित्य के बातों को सुनकर अयान वापस उसके पास चला जाता है और कहता है कि जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। आदित्य कहता है कि इस कंपनी को मैंने शुरू नहीं किया है बल्कि खरीदा है। अयान कहता है कि किससे खरीदा है। आदित्य कहता है कि यह किसी जावेद नाम के आदमी की एक छोटी सी कंपनी थी जो उसके दिवालिया होने पर नीलाम हो रही थी जिसे मैंने खरीद लिया। अयान कहता है कि तुमने खरीद लिया है तो इसमें टेंशन कहां से आ गया बीच में। आदित्य कहता है कि पहले मुझे मेरी कहानी पूरी तो करने दो। अयान शांत हो जाता है और कहता है कि ठीक है आगे बताओ। आदित्य कहता है कि इस कंपनी को खरीदने के बाद मुझे पता चला है कि इस कंपनी का पुराना मालिक जावेद किसी गुप्त गैंग के लिए काम करता था लेकिन उसका काम पूरा न कर पाने की वजह से उन लोगों ने जावेद को पूरी तरीके से दिवालिया कर दिया। इस बात का पता लगाने के लिए मैं एक दिन जावेद से मिलने गया तो उसने मुझे बताया कि उसने इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में कुछ सीक्रेट फाइल रखी हुई है जिसे पाने के लिए वह गैंग किसी भी हद तक जा सकता है। आदित्य आगे कहता है कि मैंने उससे और कुछ जानने की कोशिश की लेकिन उसका कहना था कि उस सीक्रेट फाइल के बाहर निकलने से बाद वह गैंग गुप्त नहीं रह पाएगा और उसका चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। और मुझे अगले दिन पता चला कि जावेद का खून हो गया है और वह गैंग वाले हमें धमका रहे हैं कि हम उन्हें वह फाइल किसी भी तरह दे दें वरना वह लोग मेरी फैमिली को टारगेट करेंगे। अयान पूछता है कि क्या वह गैंग मॉन्स्टर गैंग है। आदित्य कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि 2 दिन पहले मेरे घर के अंदर रख एक गाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया जहां पर उन लोगों ने एक बहुत बड़ा आंख का निशान छोड़ दिया था और उसके बाद मुझे सिस्टम जनरेटेड एक कॉल भी आया था जिसमें उन लोगों ने धमकी दी कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। आदित्य के इतना कहते ही अयान का दिमाग ठनका और अयान अपने मन ही मन अपने आप से कहता है कि इतने बड़े आंख का तो एक ही मतलब है, आई गैंग। टू बी कंटिन्यूड। CH-108 एक चांस। जब अयान को लगता है कि आदित्य किसी और की नहीं बल्कि आई गैंग के बारे में बोल रहा है तब अयान थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने उसके बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया यार, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्शन देते। आदित्य कहता है कि तुम यहाँ के पुलिस को जानते हो ना, 1000 सवाल पूछती है तब कुछ करती है। अयान आदित्य हो देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से बात कुछ और है और तुम बता कुछ और रहे हो। अयान की बातों को सुनकर आदित्य का मुंह उतर जाता है और वह कहता है कि वह कुछ और ही है।
आदित्य के इतना कहते ही अयान कहना है कि तुम बातों को इतना छुपा क्यों रहे हो यार, अगर तुम साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा। आदित्य कहता है कि उन लोगों ने मेरे पापा को फोन करके मुझे मार डालने की धमकी दी है। तुम तो जानते ही हो यार, कार्तिक भाई के मरने के बाद मेरी फैमिली मुझे नहीं खोना चाहती, इसलिए उन लोगों ने भी मुझ पर यह दबाव बना दिया है कि मैं उन गैंग वालों को वह सारा सीक्रेट फाइल दे दूं। अयान कहता है कि तब तो मेरे ख्याल से वह फाइल तुम्हें उन्हें दे देना चाहिए। आदित्य कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि वह फाइल मैं उन्हें दे दूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वह सीक्रेट फाइल कौन सी है। अयान कहता है कि जब मॉन्स्टर गैंग ने तुम्हारे कंपनी पर साइबर अटैक किया था तो उन्हें रोकने के बजाय उन्हें डाटा ले लेना देना चाहिए था। अजीत एक ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके साथ मेरी कंपनी का सारा डाटा भी चला जाता। अयान कुछ बोलने वाला ही होता है कि आदित्य आगे कहता है कि दरअसल मॉन्स्टर गैंग भी उन फाइल्स को चुराना चाहती है। अयान शॉक होते हुए कहता है कि जिस गैंग का ये फाइल है उसका मॉन्स्टर गैंग से कोई लेना देना नहीं है। आदित्य कहता है कि हाँ, और इस फाइल को वह लोग भी हासिल करना चाहते हैं। अयान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस सीक्रेट फाइल को पहचानने में। अयान की बातों को सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक रौनक आ जाती है और आदित्य कहता है कि तो जल्दी करो ना, इंतजार किसका कर रहे हो। अयान कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी कंपनी के हर फाइल का एक्सेस चाहिए। आदित्य कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ। उसके बाद अयान आदित्य को फॉलो करते हुए चलने लगता है और कुछ ही देर में वह लोग आदित्य के ऑफिस के सर्वर रूम में पहुंच गए थे जहां हर चीज का एक्सेस मौजूद था। आदित्य कहता है कि यहाँ तुम्हें हर चीज का एक्सेस मिलेगा तो थोड़ा जल्दी करो। अयान कोई जवाब नहीं देता है और अपने फोन को निकालकर उस सर्वर रूम से कनेक्ट कर लेता है और अपने सॉफ्टवेयर की मदद से वह सारे फाइल्स को ढूंढने लगता है जो सिस्टम को फॉर्मेट करने के बाद भी बच गए थे। काफी देर तक ढूंढने के बाद अयान को वह मिल ही गया था जिसका उसे इंतजार था। अयान को एक ऐसी फाइल मिली थी जो सालों से उन सिस्टम में मौजूद थी लेकिन कभी किसी को मिली नहीं। अयान आदित्य को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वह फाइल मिल गया है। आदित्य कहता है कि तो जल्दी से उस फाइल को डाउनलोड करो। अयान उस फाइल को डाउनलोड कर लेता है और उसे अभी तक ये सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट कर देता है ताकि इससे आगे चलकर उसके कंपनी के कामों में कोई दखल ना पहुंचे। अयान और आदित्य उसके बाद वापस आदित्य के केबिन में पहुंच जाते हैं जहां अयान आदित्य से पूछता है कि अब इस फाइल का क्या करना है। आदित्य कहता है कि अब तुम इस फाइल को एक। आदित्य रुक जाता है और अपने केबिन के ड्रॉवर में कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद आदित्य एक पेन ड्राइव निकलता है और अयान को देते हुए कहता है कि इस फाइल को इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दो। अयान कहता है कि तुम यह नहीं देखना चाहोगे कि इस फाइल में आखिर है क्या। आदित्य कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा करने से मना किया है। अयान कहता है कि जैसा तुम चाहो। अयान इस फाइल को उस पेन ड्राइव में डालने ही वाला होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अयान मन ही मन सोचता है कि अगर सही में यह फाइल आई गैंग के लोग ले जाने वाले हैं तब तो उसके पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है इस गैंग के सिस्टम में घुसने का। अयान उस फाइल के साथ अपना अनट्रेसेबल वायरस अटैच कर देता है और उस फाइल को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके आदित्य को दे देता है। आदित्य को देने के बाद अयान कहता है कि मैं अभी चलता हूं और अगर कोई भी और जरूरत की मदद पड़े तो बेझिझक कॉल करना। आदित्य हाँ में अपना सर हिलाता है और अयान वहां से निकल जाता है। अयान बाहर निकलने के बाद एक ऑटो लेता है और वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अयान ऑटो में ही अपना फोन ना छोटी ही निकालता है और उस फाइल को देखने की कोशिश करने लगता है जो उसके सॉफ्टवेयर ने खुद ही अपने अंदर कॉपी कर लिया था। अयान उस सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद उस फाइल को खोलने लगता है, लेकिन अयान को पता चलता है कि यह फाइल एक पासवर्ड से लॉक्ड है और इसे खोलने की सिर्फ एक ही कोशिश की जा सकती है। अगर कोई इसमें फेल हो जाता है तो यह फाइल हमेशा के लिए लॉक्ड हो जाएगा और इसके अंदर की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। अयान उस फाइल को वही छोड़ देता है और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है और अपने आप से कहता है कि मुझे इस फाइल को किसी भी तरह खोलना होगा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा क्या है इस फाइल में जिसकी आई गैंग को जरूरत है। अयान अभी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके नाकों में एक सुगंध आने लगती है। टू बी कंटिन्यूड। CH-109 राजकुमार जिंदल का प्लान। जब अयान अपने घर के बाहर खाने की इतनी अच्छी खुशबू को सूंघता है तो उसके मुंह से निकल जाता है कि मैंने तो अपने घर में कई महीनों से खाना नहीं बनाया है, तो फिर मेरे घर से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। इस बात का पता लगाने के लिए अयान अपने घर का डोरबेल बजाता है और कुछ देर के बाद अनुष्का दरवाजा खोलती है। अयान उसे देखता ही रह जाता है। अयान को ऐसा मन कर रहा था कि वह उसे देखता ही रहे, लेकिन अयान अपने भावनाओं पर काबू पाते हुए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही अयान कहता है कि इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है। अनुष्का कहती है कि मैंने खाना बनाया है। अयान कहता है कि मुझे टेस्ट नहीं करवाओगी। अनुष्का कहती है कि क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। अयान डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और कुछ ही देर के बाद अनुष्का कई तरह के पकवान उसके सामने परोस देती है। अयान एक निवाला अपने मुंह में रखता है और चबाने के बाद निगल जाता है। उसके बाद अनुष्का पूछती है कि खाना कैसा है। अयान एक्साइटमेंट में कहता है कि आज तक मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। अयान उसके बाद उस खाने को ऐसे खाने लगता है जैसे उसने सदियों से खाना ही नहीं खाया हो। पेट भर के खाने के बाद अयान कहता है कि वैसे तुमने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ। अनुष्का कहती है कि मैंने अपने माँ से सीखा। अयान कुछ कहने ही वाला होता है कि उसका फोन बजने लगता है। अयान फोन उठाते हुए कहता है कि कौन बोल रहा है। सामने से आवाज आता है कि मैं राजकुमार जिंदल बोल रहा हूँ।
अयान कुछ कहने ही वाला होता है कि राजकुमार जिंदल कहता है कि अगर फिर से तुमने सबूत मांगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अयान कहता है कि वो तो आप सच में राजकुमार जिंदल बोल रहे हैं। राजकुमार जिंदल को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो उस पर काबू पाते हुए कहता है कि हाँ मैं राजकुमार जिंदल ही बोल रहा हूँ। अयान कहता है कि तो कहिए अब आपके पास मेरे लिए क्या प्रपोजल है। राजकुमार जिंदल कहता है कि वह पूरा सिस्टम अब गोवा के पास एक आइलैंड पर आ गया है जहां तुम्हें जाना है। अयान कहता है कि शायद आप मेरी बातों को भूल गए हैं। राजकुमार जिंदल कहता है कि क्या भूल गया हूं मैं। अयान कहता है कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं नहीं आऊंगा वहां चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर ले। राजकुमार जिंदल कहता है कि तुमने वादा किया था कि जहां सिस्टम को लाया जाएगा वहां तुम आओगे। अयान कहता है कि मैंने जहां जाने के लिए वादा नहीं किया था बल्कि अगर वह मुंबई में आएगा तब मैं आऊंगा। राजकुमार जिंदल कहता है कि तुम्हारे जैसे एक तुच्छ इंसान के लिए विवेक चक्रवर्ती यहां आएंगे। अयान राजकुमार जिंदल के इस बात को सुनकर हंसने लगता है। अयान को हंसते हुए सुनकर राजकुमार जिंदल कहता है कि मैंने कोई जोक मारा है क्या। अयान कहता है कि अगर विवेक चक्रवर्ती को मेरी जरूरत है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए, यही मेरा रूल कहता है। अयान फोन काटने ही वाला होता है कि राजकुमार जिंदल कहता है कि अगर तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा। अयान कहता है कि मैं 50 करोड़ का अचार डालूंगा क्या। अगर मैं आपसे 50 करोड़ ले लूंगा तब इनकम टैक्स वाले तो मेरा बजा देंगे। राजकुमार जिंदल कुछ कहने ही वाला होता है कि अयान कहता है कि अब अगर आप कुछ ना ही बोले तो ठीक है। इतना कहने के बाद अयान फोन काट देता है। अयान के फोन काटते ही राजकुमार जिंदल अपने फोन को फ्लो पर दे मारता है जिसकी वजह से उसके फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्नेहा की तरफ जाती है। स्नेहा कहती है कि आप आजकल अपने फोन को कुछ ज्यादा ही तोड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिजनेस का एक भाग आपके फोन को खरीदने में चला जाएगा। राजकुमार जिंदल कहता है कि इस अयान नाम के लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसे भी उसी वक्त मरवा देना चाहिए था जब उसके परिवार को मरवाया था। स्नेहा कहती है कि दोबारा ऐसा भूल कर भी कहिएगा मत। स्नेहा के इस बात को सुनने के बाद राजकुमार जिंदल कहता है कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो तुम उसे पसंद करती हो। मेरे ख्याल से उसके अंदर अकड़ के अलावा कुछ नहीं है। एक सॉफ्टवेयर क्या डिजाइन कर दिया, अपने आप को 30 मार खान समझने लगा है। उसे बहुत जल्द मैं उसकी औकात दिखा दूंगा। राजकुमार जिंदल की बातों को सुनकर स्नेहा कहती है कि क्या बात कर रहे हैं अंकल, वह भी एक अमीर बाप की औलाद है, थोड़ी अकड़ तो होगी ना। राजकुमार जिंदल कहता है कि क्या ऐसा कोई है जिसे अगर मैं किडनैप कर लूं तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। स्नेहा कहती है कि मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई नहीं बचा है जिसे किडनैप करके हम उसे ब्लैकमेल कर सके। राजकुमार जिंदल कहता है कि क्यों ना हम उसे ही किडनैप करके चक्रवर्ती फैमिली तक पहुंचा दे। राजकुमार जिंदल आगे कहता है कि उसके बाद चक्रवर्ती फैमिली उससे अपने हिसाब से डील कर लेगी। उसके बाद उसके सारे ईगो और उसके दिमाग दोनों ठिकाने पर आ जाएंगे। स्नेहा कहती है कि आपको जो करना है वह आप कीजिए लेकिन उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। राजकुमार जिंदल स्नेहा की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख खड़ा हो। राजकुमार जिंदल कहता है कि ठीक है और अपने एक और फोन को निकालकर किसी को फोन मिलाने लगता है। सामने वाले के फोन उठाते ही राजकुमार जिंदल कहता है कि किसी को किडनैप करना है। टू बी कंटिन्यूड। CH-110 अयान की किडनैपिंग। अयान को किडनैप करने का प्लान सेट करके राजकुमार जिंदल एक आदमी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे किसी को किडनैप करवाना है। सामने से एक आदमी कहता है कि किसे किडनैप करवाना है। राजकुमार जिंदल कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एक 24 से 25 साल के लड़के को किडनैप करके मेरे पास लाना है। सामने से आवाज आती है कि इसके लिए मुझे आजाद भाई से बात करनी होगी। राजकुमार जिंदल कहता है कि जो करना है करो लेकिन मुझे जल्द से जल्द बताओ कि तुम किडनैपिंग करोगे या मैं किसी और को ढूंढ लूं। सामने से आवाज आती है कि 5 मिनट रुक जाए उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद सामने वाला आदमी फोन काट देता है। उस आदमी के फोन काटने के बाद राजकुमार जिंदल अपने आप से कहता है कि जब से संजय सिंघानिया यहाँ से गया है मेरा काम बढ़ गया है। यही ऑर्डर अगर संजय सिंघानिया ने दी होती तो उसे अबुल आजाद से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ वह आदमी अबुल आजाद को फोन लगाता है और फोन उठाते ही कहता है कि मैं हामिद बोल रहा हूँ आजाद भाई। हामिद का नाम सुनते ही अबुल आजाद कहता है कि कहो क्या कहना चाहते हो। हामिद कहता है कि राजकुमार जिंदल ने एक आदमी को किडनैप करने का ऑफर दिया है। मैं उसे ठीक से नहीं जानता हूं इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करने के लिए फोन किया है कि मैं इस किडनैपिंग को अंजाम दूं या नहीं। अबुल आजाद कहता है कि वह हमारा ही साथियों में से एक है। राजकुमार जिंदल जिसे किडनैप करने के लिए कहता है उसे किडनैप करो। हामिद कहता है कि आप जैसा कहे आजाद भाई। उसके बाद हामिद राजकुमार जिंदल को फोन लगाते हुए कहता है कि अब आप बताइए कि किसे किडनैप करना है। राजकुमार जिंदल कहता है कि अयान रहेजा नाम के एक आदमी को किडनैप करना है उसके घर से। हामिद कहता है कि आप उसके घर का पता और उसका फोटो भेज दीजिए, कल सुबह तक वह आपकी गिरफ्त में होगा। राजकुमार जिंदल हामिद अपना सर हिलाता है और हामिद को अयान का फोटो और उसके घर का पता भेज देता है। फोटो और पता मिलते ही हामिद कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, कल यह आपके ऑफिस के पीछे वाले गोदाम में मिलेगा। दूसरी तरफ अयान के मुंह से विवेक चक्रवर्ती का नाम सुनकर अनुष्का थोड़ी नहीं बल्कि काफी शॉक हो गई थी और वह अयान से पूछती है कि तुम विवेक चक्रवर्ती को कैसे जानते हो और उनसे तुम्हारा क्या लेना देना है। अयान कहता है कि कुछ खास लेना देना नहीं है।
दरअसल मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके अपने कंपनी को दिया था जो आगे जाकर विवेक चक्रवर्ती को पसंद आया और उन्होंने उसे लॉन्च करने के लिए लंदन में एक बहुत ही बड़े सेमिनार का आयोजन किया था, लेकिन उस सेमिनार में मृत्युंजय चक्रवर्ती को गोली लग गई और लॉन्च कैंसिल हो गया। लॉन्च कैंसिल होने के बाद उन लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि मैंने उस सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त काफी गलतियां कर दी है, जिसे ठीक करने के लिए वह लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। अनुष्का कहती है कि वह हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट तुम्हारे बनाए गए सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए थी। अयान कहता है कि तुम्हें कोई शक हो रहा है क्या? अनुष्का कहती है कि लेकिन उसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं था। अयान कहता है कि मुझे लाइमलाइट पसंद नहीं है। अनुष्का अयान को घूरती रहती है। अयान कहता है कि दरअसल मुझे भी लंदन जाकर इस बात का पता चला है कि वह लोग मेरे ही सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाले हैं। अनुष्का कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। अयान कहता है कि उसी सॉफ्टवेयर की वजह से मुझे नौकरी मिली, इसलिए मैंने जाने दिया। अयान इतना कहने के बाद अपना फोन डाइनिंग टेबल पर रखकर हाथ धोने के लिए चला जाता है, तभी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ उसका फोन तेजी से बजने लगता है। अयान अनुष्का की तरफ देखते हुए कहता है कि थोड़ा फोन को स्पीकर पर डाल दो। अनुष्का अयान के फोन पर आ रहे कॉल को उठाकर उसे स्पीकर पर डाल देती है। सामने से आवाज आती है कि मैं स्नेहा बोल रही हूँ। अयान कहता है कि क्यों बोल रही हो? स्नेहा कहती है कि क्या? अयान कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि क्यों फोन किया। स्नेहा कहती है कि दरअसल मेरे अंकल ने तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया है। अयान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो? स्नेहा कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। अयान कहता है कि वह लोग मुझे कब किडनैप करने वाले हैं। स्नेहा पहले तो अयान के इस सवाल से सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर कहती है कि आज रात को। अयान कहता है कि थैंक यू मुझे आगाह करने के लिए। स्नेहा कहती है कि तुम्हारे टोन में मुझे कोई घबराहट महसूस नहीं हो रही है। अयान कहता है कि मैं खुद किडनैप हो जाना चाहता हूँ। स्नेहा कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अयान कहता है कि वही जो अभी तक तुम्हारे साथ हो रहा है। अयान अनुष्का को फोन काटने का इशारा करता है, लेकिन वह थोड़ी हिचकिचा रही थी। फोन से एक ही आवाज आ रही थी, अयान अयान मुझसे बात करो। अयान दोबारा इशारा करता है तो अनुष्का फोन काट देती है। अयान अनुष्का से फोन ले लेता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। अनुष्का कुछ बोलने ही वाली होती है कि अयान कहता है कि बाहर सावधानी से निकलना। इससे पहले कि अनुष्का कुछ पूछ पाती अयान वहां से निकल जाता है। अनुष्का दरवाजे तक आती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। अयान कहता है कि मेरे ख्याल से ख्याल रखने की जरूरत तुम्हें है। अयान एक स्माइल देता है और पुरानी हवेली की गेट की तरफ बढ़ने लगता है, जहां अयान ने पहले ही कुछ लोगों को छुपे हुए देख लिया था। अयान एक स्माइल देता है और आगे बढ़ते रहता है। अंधेरा होने की वजह से वैसे भी वहां कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उस अंधेरे से कुछ लोग निकलते हैं और अयान को पकड़ लेते हैं। अयान छुटने की नकली एक्टिंग करता है ताकि वह लोग ऐसा समझे कि अयान किडनैप होने नहीं आया है। उनमें से एक आदमी अयान को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और अयान वहीं बेहोश हो जाता है। उनमें से एक आदमी बाकियों को कहता है कि इसे जिंदल ग्रुप्स के ऑफिस के पीछे वाले गोदाम में लेकर चलो। उसके बाद सारे लोग अयान को अपनी गाड़ी में डालते हैं और उस गोदाम की तरफ निकल पड़ते हैं। टू बी कंटिन्यूड। CH-111 चक्रवर्ती आइलैंड। अयान को किडनैप करने के बाद वह लोग उसे गाड़ी में डालते हैं और राजकुमार जिंदल के कंपनी के पीछे वाले गोडाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक आदमी हामिद को फोन मिलाता है और उसके उठाते ही कहता है कि हामिद भाई, आपने जिसका फोटो भेजा था उसे उठा लिया है और गोडाउन में ला रहे हैं। हामिद कहता है कि अच्छा काम किया है, तुम लोगों को इसका इनाम जरूर मिलेगा, जल्दी उसे लेकर गोडाउन में पहुंचो। वह आदमी कहता है कि शुक्रिया हामिद भाई, हम जल्द ही गोडाउन पहुंच जाएंगे। उसके बाद वह आदमी ड्राइवर को कहता है कि तेजी से गाड़ी भगा। दूसरी तरफ हामिद राजकुमार जिंदल को फोन करते हुए कहता है कि राजकुमार भाई, आपके बंदे को हमने किडनैप कर लिया है और उसे आपके ऑफिस के पीछे वाले गोडाउन की तरफ ला रहे हैं। राजकुमार जिंदल खुश होते हुए कहता है कि जल्दी लेकर आओ। हामिद कहता है कि मेरे लोग कुछ ही देर के बाद वहां पहुंच जाएंगे। राजकुमार जिंदल अपने बगल में बैठी हुए स्नेहा को देखते हुए कहता है कि अयान रहेजा नामक चिड़िया अब हमारे पिंजरे में बुरी तरीके से फंस गया है। स्नेहा मन ही मन कहती है कि वह फंस नहीं गया है, बल्कि उसने अपने आप को फंसा लिया है। राजकुमार जिंदल कहता है कि तुम भी वहां चलोगी क्या? स्नेहा कहती है कि आप ही जाए अंकल, मैं उसे इस हालत में नहीं देख पाऊंगी। राजकुमार जिंदल कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजकुमार जिंदल अपनी गाड़ी निकलता है और अपने कंपनी के पीछे वाले गोडाउन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वह लोग अयान को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद राजकुमार जिंदल भी वहां पहुंच जाता है। वह गोडाउन वह जगह थी जहां राजकुमार जिंदल के कंपनी के बेकार चीजों को वहां रख दिया जाता था। एक तरह से उसे स्टोर रूम भी कह सकते हैं। अयान को वहां एक पिलर से वह लोग बांध देते हैं और राजकुमार जिंदल को देखते हुए कहते हैं कि अब इसका क्या करना है सर? राजकुमार जिंदल कहता है कि हमें अभी के अभी इसे गोवा के पास एक आइलैंड पर ले जाना होगा। वह लोग कहते हैं कि हम इसे कैसे लेकर जाएंगे? राजकुमार जिंदल कहता है कि हम इसे समुद्र के रास्ते लेकर जाएंगे। उनमें से एक आदमी कहता है कि इतनी रात में समुद्र के रास्ते जाना ठीक होगा क्या? राजकुमार जिंदल कहता है कि हमारे लिए फिलहाल सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता समुद्र से ही है, हमें इसे सुबह तक वहां पहुंचा देना है। वह आदमी कहता है कि जैसा आप कहें। उस आदमी को हामिद की तरफ से ऑर्डर मिले थे कि उन लोगों को राजकुमार जिंदल की हर बात माननी ही है।
राजकुमार जिंदल कहता है कि कुछ मोटर बोट्स का इंतजाम करो ताकि हम जितनी जल्दी हो सके उस आइलैंड पर पहुंच जाए। वह आदमी राजकुमार जिंदल की बातों को मान लेता है और किसी को फोन करके 2 मोटर बोट्स का इंतजाम कर लेते हैं। उसके बाद सारे लोग बेहोश अयान को लेकर डॉकयार्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। राजकुमार जिंदल आज किसी भी कीमत पर अयान को चक्रवर्ती ग्रुप्स के हवाले कर देना चाहता था ताकि वह अपने बिजनेस को किसी भी नुकसान से बचा सके। राजकुमार जिंदल ये सोच रहा था कि कल उगने वाले सूरज उसके अपने जिंदगी का एक नया सवेरा लेकर आएगा। अपने इसी सोच को मजबूत करके वह डॉकयार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वह लोग डॉकयार्ड पहुंच जाते हैं जहां 2 आदमी मोटर बोट्स के साथ इन लोगों के इंतजार में थे। जल्दी से सारे लोग अयान को मोटर बोट में डालते हैं और निकल पड़ते हैं चक्रवर्ती खानदान के आइलैंड की तरफ। रास्ते में वह आदमी कहता है कि हम किस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं सर। राजकुमार जिंदल कहता है कि हम उस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं जो चक्रवर्ती आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जहां सिर्फ चक्रवर्ती फैमिली ही रहती है। वहां पर सारे सुख सुविधाएं मौजूद हैं। राजकुमार जिंदल आगे कहता है कि उस आइलैंड पर कई सारे हेलीकॉप्टर और प्लेन भी है जो उसी फैमिली की है। दरअसल वह पूरा आइलैंड ही चक्रवर्ती फैमिली को बिलोंग करता है। उन लोगों ने कई साल पहले उस आइलैंड को सरकार से खरीद लिया था। यहाँ उनके इजाजत के बिना कोई भी नहीं आया जा सकता है। काफी सारे लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि चक्रवर्ती फैमिली के कानून काफी ज्यादा सख्त है। उनके खिलाफ जाने का मतलब है मौत। मुझे भी उन लोगों ने इस आदमी को वहां जाने का काम सौंपा है, तब मैं वहां जा रहा हूं। वह आदमी कहता है कि वह लोग इस लड़के के साथ क्या करेंगे। राजकुमार जिंदल कहता है कि यह तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मेरा काम है सिर्फ इस लड़के उस आइलैंड पर पहुंचा देना, उसके बाद वह लोग आगे इसे देख लेंगे। वह आदमी कहता है कि क्या हम लोग उस आइलैंड पर जाएंगे नहीं। राजकुमार जिंदल कहता है कि नहीं, हम सिर्फ वहां मौजूद गार्ड को इसे सौंप देंगे और वापस मुंबई लौट जाएंगे। वह आदमी आगे कहता है कि इस लड़के को वहां मार दिया जाने वाला है क्या। राजकुमार जिंदल कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि चक्रवर्ती खानदान को इस लड़के की बहुत जरूरत है। इस लड़के में काफी ज्यादा अकड़ है जिसे मेरे ख्याल से चक्रवर्ती खानदान निकल देगी। अकड़ निकलने के बाद इसे पता चलेगा कि अमीरों से पंगा लेने का आखिर मतलब क्या होता है। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद वह लोग आखिरकार अपने ठिकाने पर पहुंच ही जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था, यानी कि अब वह लोग चक्रवर्ती आइलैंड पर पहुंच गए थे। वहां पर पहले से ही सैकड़ों गार्ड्स मशीन गन के साथ खड़े थे। राजकुमार जिंदल अयान को उन गार्ड्स के हवाले कर देता है और वापस मुंबई की तरफ चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-112 आइलैंड एक शहर। अयान को चक्रवर्ती खानदान के आइलैंड तक छोड़ने के बाद राजकुमार जिंदल वापस मुंबई की तरफ चला जाता है। वहां मौजूद गार्ड्स अयान को लेकर उस आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। अयान को जब होश आता है तो वह अपने आप को सोया हुआ पाता है। अयान उठकर उस रूम को देखता है जो बिल्कुल किसी 7 स्टार होटल की तरह था। पूरे रूम को महंगी महंगी चीजों से सजाया गया था। अयान मन ही मन अपने आप को कहता है कि अगर किसी को किडनैप करके इतने महंगे और आलीशान कमरे में कैद कर दिया जाए तब तो वह जिंदगी भर यही कैद रहना चाहेगा। अयान पलंग पर से उतरता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। अयान दरवाजा खोलता है और बाहर निकलने लगता है। कुछ ही देर के बाद अयान को सीढ़ियां दिखती हैं जिससे वह उतरकर नीचे एक बहुत ही बड़े हॉल में आ जाता है। उस हॉल में सोफे, टीवी और काफी कुछ था जो काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। अयान इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए उस बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है जो उस हॉल में मौजूद था। अयान जैसे ही बाहर निकलता है तो अपने आप को एक सड़क पर पाता है। अयान मन ही मन कहता है कि यह कौन सी जगह है जहां रोड मौजूद है, लेकिन इस रोड पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। अयान धीरे धीरे उस रोड से आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में अयान एक खुले मैदान में आ जाता है जहां से इस अजीब जगह के नजारे को देखकर अयान शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। उस मैदान के एक तरफ समुद्र था और दूसरी तरफ काफी दूर कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद थी। अयान जब गौर से देखता है तो पाता है कि यह रोड उन्हीं बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ती है। अयान को बस इस बात का डाउट हो रहा था कि इस रोड पर एक भी गाड़ियां क्यों नहीं है। वह पूरी जगह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा शहर हो। अयान उन बिल्डिंग्स में से एक के दरवाजे पर जाता है और उस पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है। सम्राट चक्रवर्ती और आराध्या चक्रवर्ती लिखा हुआ देख रहा अयान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि यह इन लोगों का घर है। अयान बगल के एक और बिल्डिंग के दरवाजे पर जाता है जहां लिखा हुआ था अभिषेक चक्रवर्ती और सोनल चक्रवर्ती। अयान की नजर तभी सामने एक बिल्डिंग पर पड़ती है जो बाकी बिल्डिंग से बड़ा और काफी अच्छा दिख रहा था। अयान उस बिल्डिंग के पास भी जाता है तो देखता है कि इस बिल्डिंग पर लिखा हुआ था मृत्युंजय चक्रवर्ती और वेदिता चक्रवर्ती। अयान को ये नाम पढ़कर कुछ याद आने लगता है। अयान कुछ देर के बाद अपने आप से कहता है कि ये दोनों नाम तो मेरी माँ के लंदन वाले डायरी में मौजूद था। उस डायरी के हिसाब से यही 2 लोग मेरी माँ और पापा के जिंदगी के सबसे बड़े विलेन थे और शायद उनके मारे जाने की वजह भी। अयान उसके बाद एक दूसरे रोड पर निकलता है जिसे देखकर अयान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह रोड समुद्र की तरफ से आती थी और अंदर जाती ही रहती थी। अयान को वहां मैदान के पास एक बोर्ड दिखता है जिसे जाकर अयान पढ़ने लगता है। चक्रवर्ती आइलैंड पर आपका स्वागत है। अयान शॉक होते हुए कहता है कि ओह तेरी, उन लोगों ने तो मुझे किडनैप करके एक आइलैंड पर फेंक दिया है जो चक्रवर्ती खानदान का है। अयान को तभी 2 और बोर्ड दिखता है जो रोड के अलग अलग तरफ लगा हुआ था।
अयान दोनों बोर्ड्स को पढ़ता है और शॉक होते हुए कहता है कि इस आइलैंड का नाम तो चक्रवर्ती आइलैंड है, तो मित्तल खानदान के लोग यहाँ क्या कर रहे होंगे। दरअसल वह दोनों बोर्ड के हिसाब से रोड के दूसरी तरफ जहां से अयान आया था वह चक्रवर्ती खानदान का था और दूसरी तरफ मौजूद सारे घर मित्तल खानदान के थे। अयान उनमें से एक घर को देखने के लिए रोड के दूसरी तरफ चला जाता है जहां एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिस पर लिखा हुआ था राजेश मित्तल। अयान उसके बाद अपने आप से कहता है कि यहाँ किसी लड़की का नाम क्यों नहीं है। अयान फिर कहता है कि शायद बेचारे की अब तक शादी नहीं हुई होगी। अयान आगे बढ़ा ही था, एक टर्निंग से अयान को एक काफी बड़ी लेकिन पुरानी किस्म की बिल्डिंग दिखती है। अयान धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। पास जाकर अयान को पता चलता है कि यह घर पुराने किस्म का नहीं था, बल्कि देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सालों से इसकी सफाई ही नहीं की थी। अयान इस घर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस घर के नेम प्लेट पर धूल जम गया था। अयान उस धूल को अपने हाथों से साफ करता है और उसके बाद जो वहां लिखा हुआ देखता है वह देखकर अयान के पैरों तले वह पूरा आइलैंड खिसक गया था। अजय मित्तल, पूर्णिमा मित्तल और अयान मित्तल। अयान इसे देखते हुए कहता है कि यह घर मेरे माता पिता और मेरा हुआ करता था। अयान ये सब सोच ही रहा था कि उसे पीछे से आवाज आती है, तेरा नाम ही अयान है क्या। एक अयान के उम्र का ही आदमी जो अयान के पीछे खड़ा था वह पूछता है। अयान पीछे घूमकर कहता है कि हाँ, मेरा ही नाम अयान है। वह लड़का कहता है कि कहीं तू यहाँ अयान नाम को देखकर इसे अपना घर तो नहीं समझ बैठा है ना। अयान कहता है कि बिल्कुल नहीं। वह लड़का कहता है कि यह घर मेरे अंकल का था जिनकी पूरी फैमिली एक होटल में लगी आग में जलकर मर गई। अयान कहता है कि यह सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। टू बी कंटिन्यूड। CH-113 कॉमेडियन राजेश मित्तल। अयान उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वह लड़का जवाब देता है कि मैं इस आइलैंड का सबसे हैंडसम बंदा हूं और मेरा नाम राजेश मित्तल है। अयान कहता है कि वहां मौजूद घर तुम्हारा ही है क्या। वह लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल। अयान कहता है कि यह पूरा आइलैंड वीरान है क्या। राजेश कहता है कि क्या बात कर रहे हो, यहाँ इतनी सारी बिल्डिंग है और मैं भी यहाँ हूँ, तो तुम्हें कौन से एंगल से यह टापू वीरान लगता है। अयान को उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे राजेश मित्तल सीरियस किस्म का इंसान नहीं है। अयान को नॉर्मली खड़े हुए हुए देखकर राजेश मित्तल कहता है कि मेरी बातों से तुम्हें हंसी नहीं आई क्या। अयान कहता है कि वो हंसना था क्या। राजेश मित्तल अयान के पीठ पर हाथ मारते हुए कहता है कि यार तुम काफी मजाकिये हो। राजेश मित्तल आगे कहता है कि यह सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, तुम्हें बुलाया गया है। अयान कहता है कि मुझे किसने बुलाया है। राजेश मित्तल कहता है कि तुम सवाल बहुत पूछते हो यार, मेरे साथ चलो, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद राजेश मित्तल आगे आगे चलने लगता है और अयान उसे फॉलो करने लगता है। कुछ ही देर में वह लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से अयान ने टर्निंग ली थी। जैसे ही अयान वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक कार खड़ी थी जो बिना छप्पर वाली थी। वह कार दिखने में काफी पुरानी लग रही थी और शायद अब इसकी कंपनी ने इसे बनाना भी बंद कर दिया होगा। वहां पहुंचकर राजेश मित्तल अयान से पूछता है कि तुम्हें मेरी कार कैसी लगी। अयान कहता है कि तुम्हारे कार को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हीरो की खदान में एक कोयला निकल आया है। अयान की बातों से कंफ्यूज राजेश मित्तल कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अयान कहता है कि छोड़ो यार, जाने दो, तुम मुझे कहीं ले जाने वाले थे ना। अयान के इस बात को सुनकर राजेश मित्तल कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। राजेश मित्तल की बात मानकर अयान उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद राजेश मित्तल तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगता है। लगभग 5 मिनट के बाद राजेश मित्तल अपनी गाड़ी को एक बिल्डिंग के सामने रोकते हुए कहता है कि चलो अब उतरो, हमारी मंजिल आ गई है। अयान उसकी गाड़ी से नीचे उतरता है और राजेश मित्तल के साथ उस बिल्डिंग में जाने लगता है। जैसे ही बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है तो उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है जिसे देखकर राजेश मित्तल एक्साइट होते हुए कहता है कि निकिता, आज तुम्हें देखने के बाद मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। राजेश मित्तल उस निकिता नामक लड़की को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता क्या है बल्कि दौड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि राजेश मित्तल उसे छू भी पाता उससे पहले ही निकिता वहां से हट जाती है और राजेश मित्तल लगभग दरवाजे से टकरा ही गया था, लेकिन वह अपने आप को रोक लेता है। वह लड़की राजेश मित्तल को गेट लॉस्ट कहती है और वहां से जाने लगती है। तभी राजेश मित्तल कहता है कि मैं तुम्हारे इसी अदा पर तो फिदा हूं मेरी जान। राजेश मित्तल धीरे धीरे वापस अयान के पास आने लगता है। अयान जब निकिता को देखता है तो उसे खुद को देखते हुए देखता है। निकिता चली जा रही थी और अयान को देखती जा रही थी। अयान भी उसे अपने आप को देखते हुए पाकर बिना किसी इमोशन के उसे देखता ही रहता है जब तक वह राजेश मित्तल के उस खटारा कार तक नहीं पहुंच गई थी। उसके बाद निकिता राजेश के उस कार से टकरा कर अंदर ही गिर जाती है। चूंकि अयान उस कार के पास ही था तो अयान उस कार के पास जाता है और उसे अपना हाथ देकर बाहर निकलता है। अयान के हाथ को पकड़कर वह लड़की बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है। अयान उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ता है तो राजेश मित्तल को बिल्कुल अपने सामने और काफी करीब पाता है। अयान एक कदम पीछे ले लेता है ताकि राजेश मित्तल और खुद के बीच कुछ जगह बना सके। राजेश मित्तल गुस्से भरी निगाहों से अयान को देखते हुए कहता है कि मेरी आइटम पर हाथ साफ करने का इरादा है क्या। अयान कहता है कि मैं बस हेल्प कर रहा था। राजेश मित्तल रोनी सूरत बनाकर कहता है कि मैं उसका दीवाना हूं और ऐसा हसीन मौका बना ताकि मैं उसके थोड़े करीब जा सकूं, लेकिन तुमने उस मौके पर अपना ही हाथ साफ कर दिया। अयान कहता है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम मुझे कहीं ले जाने वाले थे।
राजेश मित्तल कहता है कि वो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा जरूर, लेकिन आगे से मेरी आइटम से दूर रहना। अयान कहता है कि बिल्कुल। राजेश मित्तल कहता है कि देन फॉलो मी। अयान उसके बाद राजेश मित्तल को फॉलो करते हुए अपने आप से कहता है कि यह राजेश मित्तल पक्का इस आइलैंड का कॉमेडियन होगा। अयान और राजेश मित्तल दोनों उसके बाद अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां का नजारा भी अयान को शॉक कर देता है। उस बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ा था और उसमें काफी ऑफिसेस थी जिस पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए थे। अयान समझ गया था कि यह शायद उन लोगों का ऑफिस है जहां वह लोग काम करते होंगे। वहां ऑफिस के अलावा एक बहुत ही बड़ा हॉल था जिसमें कई सारे सोफे लगे हुए थे। राजेश मित्तल अयान को लेकर उन सोफों के पास जाता है और अयान को उस पर बैठने का इशारा करता है। अयान उस सोफे पर बैठ जाता है और कुछ ही देर के बाद अपने एक हाथ को टांगे हुए और एक पैर से लंगड़ाते हुए एक आदमी आता है और अयान के सामने बैठ जाता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-114 अयान की हिम्मत। अयान के सामने जो लंगड़ा आदमी आकर बैठा था उसे देखकर अयान उसे पहचान गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि मृत्युंजय चक्रवर्ती है। इससे पहले मृत्युंजय चक्रवर्ती कुछ कह पाता उससे पहले ही अयान कह देता है कि आपको व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। अयान की बातें शायद मृत्युंजय चक्रवर्ती को चुभ गई थी। मृत्युंजय चक्रवर्ती अचानक हाइपर हो जाता है और अयान को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नसीहत देने की। अयान मृत्युंजय चक्रवर्ती की बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि इतना हाइपर मत हुए क्योंकि दो गोलियां खाकर भी आप जिंदा है। अयान की बातों को सुनकर मृत्युंजय चक्रवर्ती और उखड़ जाता है और कहता है कि तो क्या मुझे मर जाना चाहिए था। उसके बाद मृत्युंजय चक्रवर्ती शांत हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे 2 गोलियां लगी थी। टीवी पर तो यह नहीं दिखाया गया था। अयान मन ही मन सोचता है कि एक गोली तो तुझे मैंने ही मारी थी। अयान कहता है कि मैं भी उस सेमिनार में था जहां आपको गोली मारी गई थी। मृत्युंजय चक्रवर्ती थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि मैंने तो तुझे वहां नहीं देखा। अयान कहता है कि आप अमीरों को यही तो प्रॉब्लम है कि अपने सिवाय कोई और दिखता ही नहीं है। अयान के इस बात ने मृत्युंजय चक्रवर्ती नामक बारूद में चिंगारी डाल दी थी। मृत्युंजय चक्रवर्ती अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं अपने काम को छोड़कर लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दूं। अयान आगे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वह जान गया था कि मृत्युंजय चक्रवर्ती नाम का ये बंदा दिमाग से पैदल है। मृत्युंजय चक्रवर्ती आगे कहता है कि बोलो ना, बोलती बंद क्यों हो गई तुम्हारी। दरअसल मृत्युंजय चक्रवर्ती इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि वहां मौजूद ऑफिस के सारे लोग अपने काम को छोड़कर बाहर आ गए थे और यह नजारा देखने लगे थे। उन लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी क्योंकि आए दिन कोई न कोई मृत्युंजय चक्रवर्ती के इस गुस्से और पागलपन का शिकार हो ही जाया करता था। वह लोग बाहर इसलिए आए थे ताकि यह जान सके कि आज मृत्युंजय चक्रवर्ती किसे हलाल कर रहा है। ऑफिस के लोगों में कुशुर फुशुर होने लगी थी, यह कौन सा नया लड़का है जिसे मृत्युंजय चक्रवर्ती हलाल कर रहा है। कोई कह रहा था कि शायद इस लड़के का यहाँ पहला दिन होगा और कोई गलती कर दी होगी इसलिए मृत्युंजय चक्रवर्ती उसे हलाल करने पर तुला हुआ है। दरअसल कई ऐसे लोग इस आइलैंड पर काम करते थे जो बाहर के थे। कोई ऐसा कह रहा था कि शायद मृत्युंजय चक्रवर्ती को किसी और पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन निकाल उस बेचारे लड़के पर रहा है। सारे लोग अयान को वह बेचारा बकरा समझ लिया था जिसे हलाल करने से पहले टॉर्चर किया जा रहा हो। एक आदमी अपने एक साथी से कहता है कि अब इस लड़के को तो सिर्फ वेदिता मैडम ही बचा सकती है। मृत्युंजय चक्रवर्ती चिल्लाते जा रहा था कि बोलना, बोलती क्यों बंद हो गई है तेरी। धीरे धीरे उस पूरे एरिया को लोगों ने घेर लिया था। उनमें से कुछ मित्तल और चक्रवर्ती खानदान से ही थे, लेकिन वह लोग कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि उस आइलैंड पर मृत्युंजय चक्रवर्ती नाम नहीं बल्कि एक खौफ था जिससे उलझने से सब डरते थे। दूर कैमरे के जरिए 2 बूढ़े आदमी जिनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल की होगी वह इस पूरे घटना पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी एक बटन दबाता है और एक आदमी उनके केबिन में आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ और जाकर उस लड़के और मृत्युंजय चक्रवर्ती को यहाँ लेकर आओ। वह आदमी कहता है कि जी सर और वहां से चला जाता है। मृत्युंजय चक्रवर्ती के लगातार चिल्लाने की वजह से अयान के सर में दर्द शुरू हो गया था, जिसकी वजह से अयान चिल्लाते हुए कहता है कि चुप। अयान के इतना कहते ही वहां मौजूद सारे लोग और मृत्युंजय चक्रवर्ती भी शांत हो जाते हैं। वह हॉल अब इतना शांत हो गया था कि एक सुई गिरने की आवाज को भी सुना जा सकता था। अयान मृत्युंजय चक्रवर्ती को नॉर्मल आवाज में कहता है कि मैं आपका कोई एम्प्लॉय नहीं हूं जो आपकी बातों को सुनता जाऊंगा। मुझे किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं आती, तो आप यहाँ आराम से बैठ जाए और मेरा मत खराब कीजिए। अयान के इस बात से मृत्युंजय चक्रवर्ती का गुस्सा 7वें आसमान को भी पार कर गया था और वह चिल्लाने ही वाला था कि एक आदमी भीड़ को चीरते हुए आता है और कहता है कि आप दोनों को विवेक सर ने अपने केबिन में बुलाया है। मृत्युंजय चक्रवर्ती जाने लगता है और कहता है कि चल अंदर, मैं तुझे बताता हूँ। अयान उस आदमी को कहता है कि विवेक चक्रवर्ती नामक आदमी को जाकर कहो कि यहाँ आए। अयान का ये बात तो एक एटम बॉम्ब की तरह फटा, जिससे वहां मौजूद सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मृत्युंजय चक्रवर्ती पीछे मुड़कर कंफ्यूज लुक में कहता है कि क्या कहा तुमने, शायद मैंने सही नहीं सुना। अयान उस आदमी की तरफ देखते हुए थोड़े जोर से कहता है कि मैं किसी बात को दोहराता नहीं हूं, तुम जाओगे या। अयान के इस बात को सुनकर वह आदमी वहां से चला जाता है। मृत्युंजय चक्रवर्ती को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि अयान जैसे एक मामूली आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई को इस देश के सबसे बड़े आदमियों में से एक को अपने पास चलकर आने के लिए कह दिया।
मृत्युंजय चक्रवर्ती को अब अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा था कि अयान जैसे एक तुच्छ इंसान ने ऐसी कोई हरकत की। मृत्युंजय चक्रवर्ती जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू मरेगा। वहां मौजूद सारे लोग भी अब यही समझ रहे थे कि इस लड़के के मरने का वक्त आ गया है। टू बी कंटिन्यूड। CH-115 विवेक चक्रवर्ती नोज आयन्स सीक्रेट। वह आदमी दौड़ते हुए उन बूढ़ों के पास जाते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि विवेक चक्रवर्ती उसे रोक देता है और कहता है कि तुम बाहर जाओ, हम आते हैं। उसके बगल में बैठा हुआ दूसरा बूढ़ा, जो कोई और नहीं बल्कि जयंत मित्तल था, वह कहता है कि क्या कर रहे तुम विवेक? हम किसी के भी बुलावे पर वहां पहुंच जाएंगे क्या? विवेक चक्रवर्ती कहता है कि तुम्हें बताना मैं भूल गया कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अजय और पूर्णिमा का बेटा अयान है। विवेक चक्रवर्ती की बातों को सुनकर जयंत मित्तल अपने जगह से खड़ा होते हुए कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम? जयंत मित्तल के आंखों में आंसू आने लगे थे और वह कहता है कि तब तो हमें जल्द ही उसे अपना लेना चाहिए। जयंत मित्तल रोते हुए बाहर जाने ही वाला होता है कि विवेक चक्रवर्ती उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसी गलती मत करना। जयंत मित्तल कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम? मेरा पोता मुझे इतने सालों के बाद दिखा है और मैं उसे अपनाऊं नहीं। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि मैं भी उसका नाना हूं और उसे अपनाना चाहता हूं, लेकिन उसके जान को खतरा है। जयंत मित्तल कहता है कि किससे खतरा है उसे? विवेक चक्रवर्ती कहता है कि उसे हमारे लोगों से भी खतरा है, क्योंकि हमारे परिवार के कुछ लोगों की लालच की वजह से अजय और पूर्णिमा को हमने खो दिया, लेकिन अयान को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जयंत मित्तल कहता है कि हमारे परिवार में ऐसा कौन है जिसकी वजह से मेरे इकलौते बेटे को मैंने खो दिया? मैं उसे जान से मार दूंगा। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि अभी मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारे ही परिवार में ऐसा कौन है जो दीमक की तरह हमारे परिवार को खोखला करता जा रहा है। जयंत मित्तल कहता है कि तुम्हें कब पता चला कि यह अजय का ही बेटा है, जबकि वह लोग तो होटल में जल गए थे? विवेक चक्रवर्ती कहता है कि वह लोग कैसे बचे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अयान वही लड़का है, इसका पता मुझे कुछ दिनों पहले ही चला। तुम्हें लंदन का वही एक्सीडेंट याद है, लॉकर नंबर 999? जयंत मित्तल कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें बताया था। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि मैंने उस वक्त के सारे फुटेज को किसी भी तरीके से हासिल कर लिया था। मुझे उस फुटेज में उस आदमी का तो कोई चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि अयान ने हर वक्त अपने चेहरे को छुपाए रखा था, लेकिन वह गलती से वहां के एक लड़की के सेल्फी में कैद हो गया। हमने इसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की, तब हमें पता चला कि इसके माता पिता का नाम भी अजय और पूर्णिमा था, लेकिन सरनेम रहेजा था। मैंने जब उनकी तस्वीर देखी तब मुझे पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे ही बच्चे थे। जयंत मित्तल अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि अगर अयान जिंदा है तब अजय और पूर्णिमा भी जिंदा होंगे। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि दरअसल लगभग 1.5 साल पहले वह लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। जयंत मित्तल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि अभी वह जैसे जी रहा है वैसे उसके जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे अपनाया तो उसके जान पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जयंत मित्तल कहता है कि बिल्कुल, मैं उसे पता भी नहीं चलने दूंगा कि मैं ये जानता हूं कि वह हमारे खानदान से आता है, वह हम जानते हैं। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि तो अब चलो। जयंत मित्तल उठता है और विवेक चक्रवर्ती के साथ चलने लगता है। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि उसे भी अजय वाली ही बीमारी है। जयंत मित्तल कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कौन सी बीमारी? विवेक चक्रवर्ती कहता है कि अगर तुम उससे प्यार से बात करोगे तो वह भी तुमसे प्यार से बात करेगा, लेकिन अगर तुम। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि इसके आगे तो तुम समझ ही गए होगे। जयंत मित्तल हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं तो समझ गया, लेकिन मृत्युंजय को शायद समझाना होगा। जयंत मित्तल की बात को सुनकर विवेक चक्रवर्ती हंसते हुए कहता है कि वह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, धीरे धीरे वह समझ जाएगा कि हर कोई उसके काबू में नहीं आ सकता है। उसके बाद दोनों अपने केबिन से बाहर निकलकर हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हॉल में गुस्से से पगलाया हुआ मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि शेरा कहाँ है रे तू? कुछ ही देर के बाद भीड़ को चीरते हुए एक 25 से 26 साल का मोटा ताजा आदमी बाहर निकलता है और कहता है कि कहिए सर, मेरे लिए क्या काम है? मृत्युंजय चक्रवर्ती सोफे पर बैठे हुए अयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम इसकी ऐसी हालत करो कि आज के बाद अगर यह भिखारी से भी मिले तो उससे अदब से बात करे। शेरा कहता है कि जैसा आप कहें सर। शेरा एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था, जो मृत्युंजय चक्रवर्ती के बॉडीगार्ड्स में से एक था। बहुत ही कम उम्र में शेरा इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। सारे लोग अब अयान की खैर मना रहे थे, क्योंकि आज तक जिस किसी को भी शेरा ने पीटा था वह कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाया। शेरा कहता है कि आप चिंता मत कीजिए सर, आज मैं इसे इतना पीटूंगा कि भिखारी को भी देखकर सलाम करेगा। शेरा उसके बाद अपने एक हाथ का मुट्ठी बनाता है और अयान के आगे आते हुए उसे एक पंच मारने के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। मृत्युंजय चक्रवर्ती और बाकी लोग ये समझ गए थे कि अगर यह पंच अयान के चेहरे पर लग गया कि तो अयान जिंदगी भर किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तभी अयान अपने सर को उठाता है और अयान के ऐसा करते ही शेरा का हाथ अयान के चेहरे के 1 इंच पहले रुक जाता है और शेरा अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। शेरा के इस एक्शन को देखकर मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि क्या हुआ शेरा, तू रुक क्यों गया? शेरा कहता है कि सॉरी सर, मैं इसे नहीं मार सकता। टू बी कंटिन्यूड। CH-116 बुलाया गया है या? जब शेरा अयान को मारने से इनकार कर देता है तब मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि तू मेरे बोटियों पर पलने वाला एक बॉडीगार्ड है और तू मेरे ही ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहा है। इससे पहले कि मृत्युंजय चक्रवर्ती और आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अयान अपनी जगह से खड़ा होता है और शेरा को देखने लगता है।
अयान थोड़ी सी शॉकन लुक देते हुए शेरा को कहता है कि तू श्रेयस से शेरा कब बन गया रे। शेरा कहता है कि दरअसल तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी पढ़ाई रुक गई और जीने के लिए मैं एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर बन गया। शेरा आगे कहता है कि एक दिन मृत्युंजय सर की नजर मेरे ऊपर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने मुझे करोड़ों का ऑफर दिया, जिसके बाद मैं यहाँ पहुंच गया। तभी मृत्युंजय चक्रवर्ती शौक होते हुए शेरा से पूछता है कि तू इसे जानता है क्या शेरा। शेरा कहता है कि एक वक्त था जब मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे, तब अयान भाई ने मुझे खाने के ही नहीं बल्कि पढ़ने के पैसे भी देते थे, तब जाकर मैं जिंदा भी रहा हूँ और इस समाज में जीने के काबिल भी बना हूँ। मृत्युंजय चक्रवर्ती शेरा को तेज आवाज में कहता है कि अगर तू उसे नहीं पिटेगा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। शेरा कहता है कि आपको जो करना है कीजिए, अयान भाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, नौकरी तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। मृत्युंजय चक्रवर्ती शेरा के इस बात को सुनते ही आग बबूला हो जाता है और शेरा को चिल्लाते हुए कहता है कि आज से तुझे मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ और रही इस बदतमीज लड़के की बात को, इससे मैं खुद पीट सकता हूँ। इतना कहने के बाद मृत्युंजय चक्रवर्ती लंगड़ाते हुए उस भीड़ को चीरते हुए बाहर आकर कुछ ढूंढने लगता है और कुछ वक्त के बाद एक हॉकी स्टिक के साथ आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से अयान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह हॉकी स्टिक अयान के सर के पास पहुंचा ही था कि तभी पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजती है, मृत्युंजय। वह आवाज सुनते ही मृत्युंजय चक्रवर्ती का हाथ वहीं रुक जाता है और वह पीछे देखने लगता है। उस भारी आवाज को सुनकर भीड़ ऐसे गायब हो गई थी जैसे वहां कभी कोई भीड़ थी ही नहीं। अयान देखता है कि सामने से लगभग 70 साल के आसपास के दो बूढ़े उस हॉल की तरफ आ रहे थे। दोनों के कोट पैंट पहन रखा था। उन्हें देखकर कोई भी इस बात का पता लगा सकता था कि वह दोनों इस उम्र में भी काफी ज्यादा फिट थे। दोनों की हल्की हल्की दाढ़ी थी और देखने में दोनों काफी स्ट्रिक्ट लग रहे थे। अयान को इस बारे में तभी समझ गया था जब उनकी आवाज सुनकर सारी भीड़ गायब हो गई थी। दोनों धीरे धीरे मृत्युंजय चक्रवर्ती के पास आ गए थे। मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि मैं इससे इसकी औकात दिखा रहा था। इसके जैसा एक छोटा आदमी आपको यहाँ बुला रहा था। उनमें से एक बूढ़ा मृत्युंजय चक्रवर्ती के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें आज तक इस बात का पता नहीं चला कि कब कहाँ किससे क्या बात करनी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दूं। मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं पापा। वह बूढ़ा कहता है कि चुप हो जाओ और वहां बैठ जाओ। मृत्युंजय चक्रवर्ती चुप हो जाता है और एक तरफ जाकर बैठ जाता है। वह बूढ़ा आदमी अयान के सामने आता है और कहता है कि मैं ही हूँ विवेक चक्रवर्ती, और वह दूसरे बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह है मेरे बिजनेस पार्टनर काम दोस्त ज्यादा जयंत मित्तल। अयान अपने हाथ को उठाते हुए अपने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आइए बैठिए। दोनों उस सोफे पर बैठ जाते हैं और विवेक चक्रवर्ती कहता है कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे ही बैठने के लिए बोल रहे हो। अयान कहता है कि इसमें गलत क्या है, मैं पहले से ही बैठा हुआ हूँ और आप खड़े हैं तो बस मैंने कैजुअली कह दिया। अयान आगे कहता है कि रही बात आप दोनों के दोस्ती की, तो कई सालों पहले आप दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। अयान के इस बात को सुनकर विवेक चक्रवर्ती कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। अयान कहता है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है जहां ज्यादा वक्त तक चीजें छुपी हुई नहीं रह सकती है। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि चलो सब जाने दो और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अयान कहता है कि बुलाया गया या उठवा कर मंगवाया गया है। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि मैं क्या करता, तुम आने के लिए तैयार नहीं थे और मेरे पास वहां जाने के लिए वक्त नहीं था। अयान कहता है तो क्या किडनैप करवा लीजिएगा। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। अयान कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी हॉल में एक चिल्लाहट गूंजती है कि मुझ ये समझ में आ गया। सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहां से यह आवाज आई थी। इस जगह पर राजेश मित्तल बैठा हुआ था। मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ कितनी जरूरी बात हो रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या। इससे पहले कि मृत्युंजय चक्रवर्ती कुछ और कह पाता जयंत मित्तल कहता है कि क्या समझ में आ गया तुम्हें। राजेश मित्तल कहता है कि दद्दू मुझे समझ में आ गया कि अयान मुझे क्या कह रहा था। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि क्या कह रहा था। राजेश मित्तल कहता है कि इसने मेरी गाड़ी को देखकर कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे हीरो की खदान में एक कोयला निकल आया हो। राजेश मित्तल आगे कहता है कि उसका मतलब था कि यह टापू एक हीरो की खदान है जिसमें मेरा खटारा कार एक कोयला है। चूंकि राजेश मित्तल काफी मजाकिया किस्म का था इसलिए उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि क्या बेवकूफी है। विवेक चक्रवर्ती राजेश मित्तल को चुप रहने के लिए कहता है और अयान को कहता है कि मैं राजेश के लिए माफी चाहता हूँ। अब हम अपने काम की बात कर लेते हैं। विवेक चक्रवर्ती आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि अयान उन्हें रोकते हुए कहता है कि सबसे पहले मेरी एक शर्त है जिसके मान लिए जाने के बाद ही मैं आपकी सुनूंगा या मानूंगा। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि शर्त? कैसी शर्त? टू बी कंटिन्यूड। CH-117 अयान एक जीनियस है। अयान जब शर्त रखता है तो कंफ्यूज होते हुए विवेक चक्रवर्ती कहता है कि कैसा शर्त। अयान कहता है कि मेरी वजह से आपके बेटे ने श्रेयस यानी कि शेरा को नौकरी से निकाल दिया है। इससे पहले कि हम किसी बात आगे बढ़े उससे पहले आपको शेरा को वापस नौकरी पर रखना होगा। इससे पहले कि विवेक चक्रवर्ती कुछ कह पाता उससे पहले ही मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि मैं उसे वापस नौकरी पर किसी भी कीमत पर नहीं रखूंगा। अयान विवेक चक्रवर्ती की तरफ देखने लगता है तभी विवेक चक्रवर्ती कहता है कि मैं उसे अपने बॉडीगार्ड्स में शामिल कर लूंगा। अयान उसके बाद शेरा की तरफ देखता है तभी शेरा कहता है कि थैंक्स अयान भाई।
अयान उसके बाद विवेक चक्रवर्ती की तरफ देखते हुए कहता है कि अब आप काम की बात पर आ सकते हैं। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि तुमने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है जिसे ठीक करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, मेरे मतलब कि तुम्हें लाया गया है। अयान हंसते हुए कहता है कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि मेरे बनाए गए किसी चीज में गलतियां हो सकती हैं। अयान के इस बात को सुनकर मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि तुम भगवान हो क्या कि जो बनाओगे उसमें कोई गलती ही नहीं होगी। अयान मृत्युंजय चक्रवर्ती की बातों पर ध्यान नहीं देता है और विवेक चक्रवर्ती की तरफ देखते हुए कहता है कि आपकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अयान कहता है कि अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो फिर सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? जैसे कि आपके बेटे ने कहा कि मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं जो मैं फॉल्ट का पता लगा लूंगा। अयान की बातों को सुनकर विवेक चक्रवर्ती किसी को आवाज लगाता है और एक लड़की अपने हाथ में एक टैब लिए हुए अयान के पास पहुंचकर बैठ जाती है। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि यह है निकिता, हमारे कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर। अयान कुछ नहीं कहता है और निकिता जो भी दिखाती है अयान उसे आराम से देखता रहता है। अयान को सारी चीजें समझाने के बाद वहां से साइड में चली जाती है। अयान उसके बाद कहता है कि आप लोगों सच एससीजी बताई कि आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ना? विवेक चक्रवर्ती निकिता की तरफ देखते हैं जहां निकिता अपनी मुंह को नीचे कर लेती है। विवेक चक्रवर्ती कहते हैं कि शायद। अयान कहता है कि शायद नहीं बल्कि बिल्कुल आप सभी लोगों ने मेरे किए गए प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम उठा है। अयान कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं लेकिन पहले आप लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि आज से बाद आप लोग मुझसे वैसे ही दूरी बना कर रखेंगे जैसे पहले रखा था। अयान की बातों को सुनकर विवेक चक्रवर्ती कहता है कि हमारी तरफ से तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जयंत मित्तल कहता है कि तुम इस प्रॉब्लम को कितने महीनों में ठीक कर दोगे? अयान कहता है कि महीनों। जयंत मित्तल फिर कहता है कि तो फिर कितने दिनों में ठीक कर दोगे? अयान कहता है कि आप अभी भी कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जयंत मित्तल कहता है कि तो क्या तुम इस प्रॉब्लम को एक ही दिन में ठीक कर दोगे? अयान कहता है कि यह सब काफी ज्यादा है, आप लोग मुझे पहले वहां ले चलिए जहां इसे आप लोगों ने रखा है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितना वक्त लगेगा इसे ठीक करने में। विवेक चक्रवर्ती, जयंत मित्तल, राजेश मित्तल, मृत्युंजय चक्रवर्ती और अयान निकिता को फॉलो करते हुए उस बड़े से हॉल के कोने में बने हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उस सॉफ्टवेयर का पूरा एक्सेस मौजूद था जिसे अयान ने बनाया था। अयान वहां मौजूद कुछ कंप्यूटर्स पर लगभग 5 मिनट तक कुछ करता है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जयंत मित्तल कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि कितना वक्त लगेगा इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। अयान कहता है कि मैंने सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर दिए हैं। इतना कहने के बाद अयान वापस हॉल की तरफ आने लगता है और वहां मौजूद सारे लोग अयान को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने आज से पहले कोई आदमी देखा ही नहीं हो। जिस प्रॉब्लम को बड़े से बड़े सूरमा भी महीनों में ठीक नहीं कर पाए थे उसे अयान ने सिर्फ 5 मिनट में ठीक कर दिया था। मृत्युंजय चक्रवर्ती को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सच में अयान ने कुछ ठीक भी किया है। इसलिए मृत्युंजय चक्रवर्ती कुछ एक्सपर्ट लोगों को अंदर भेजता है ये जांच करने के लिए कि क्या सच में अयान ने प्रॉब्लम ठीक कर दिया है। कुछ देर के बाद वह लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि सर सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जा चुका है। अब ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल पहले की तरह है जैसा हमें पहली बार मिला था। उस आदमी की बातों को सुनकर राजेश मित्तल कहता है कि यह अयान रहेजा तो पक्का एक जीनियस है। मृत्युंजय चक्रवर्ती गुस्से से वहां से निकल जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां अयान खड़ा हुआ था। मृत्युंजय चक्रवर्ती अयान के बगल में आते हुए कहता है कि अब आगे तुम्हारा क्या होगा? अयान कहता है कि मेरे खिलाफ कुछ करने से पहले एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि उस सॉफ्टवेयर को मैंने ही बनाया है। आपका वह 49,985 करोड़ का प्रोजेक्ट है यानी कि लगभग 50,000 करोड़ का है। अगर लॉन्च होने के बाद कुछ गड़बड़ हुई तो चक्रवर्ती ग्रुप्स को 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। मृत्युंजय चक्रवर्ती अयान को देखते हुए कहता है कि तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो क्या? अयान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपको एक वार्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। मृत्युंजय चक्रवर्ती कुछ कहने ही वाला होता है कि बाकी के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और वह कुछ कह नहीं पाता। अयान उसे धीरे से कहता है कि आप थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि यहाँ मौजूद काफी लोगों की नजर आपके पोजीशन पर है। मृत्युंजय चक्रवर्ती कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? अयान कहता है कि मैंने यहाँ के लोगों के चेहरे को पढ़ा है जिससे ये कंक्लूजन निकला है। अयान इतना कहकर वहां से निकल जाता है और मृत्युंजय चक्रवर्ती अयान की बातों को सोचे ही जा रहा था कि क्या अयान सच बोल रहा है। टू बी कंटिन्यूड। CH-118 अयान के टिप्स। अयान मृत्युंजय चक्रवर्ती को वहीं छोड़कर विवेक चक्रवर्ती के पास आते हुए कहता है कि मुझे वापस जाना है। विवेक चक्रवर्ती कहता है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकते हो। अयान कहता है कि मुझे काफी सारे जरूरी काम है मुंबई, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाना चाहता हूँ। विवेक चक्रवर्ती कुछ बोलने ही वाला होता है कि अयान कहता है कि प्लीज। विवेक चक्रवर्ती जानता था कि अयान को रोकना उसके बस के बाहर है। विवेक चक्रवर्ती राजेश मित्तल को कहता है कि जाओ और इसे मोटरबोट तक छोड़ दो। राजेश मित्तल हाँ कहता है और अयान के साथ उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अयान और राजेश मित्तल दोनों राजेश मित्तल की गाड़ी में बैठ जाते हैं और समुद्र के किनारे की तरफ निकल पड़ते हैं। राजेश मित्तल अयान से पूछता है कि एक बात बताओ यार, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? अयान कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा?
राजेश मित्तल कहता है कि तुमने आज विवेक चक्रवर्ती जैसे शख्स को उनके केबिन से बाहर निकलवाकर अपने पास बुला लिया। अयान कहता है कि जरूरत उन्हें थी तो वह उठकर आए। राजेश मित्तल कुछ और बोलने ही वाला होता है कि अयान चिल्लाते हुए कहता है कि आगे देखो, बिल्डिंग में घुसा दोगे क्या। राजेश मित्तल जल्दी से सामने देखता है और गाड़ी को बिल्डिंग के काफी नजदीक से घुमाता है। गाड़ी इतनी नजदीक से गुजरी थी कि अयान को ऐसा लगा था जैसे अब वह बिल्डिंग से टकरा जाएगा। बचने के बाद अयान राजेश मित्तल से कहता है कि किस किस्म के ड्राइवर हो यार, आज तो मरवा देते। राजेश मित्तल कहता है कि चिल ब्रो, मैं इस आइलैंड का सबसे अच्छा ड्राइवर हूँ। अयान कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या। राजेश मित्तल कहता है कि बिल्कुल नहीं यार, मैं सीरियस हूँ। दरअसल मैंने इस गाड़ी से उतनी प्रैक्टिस की, इस गाड़ी का कबाड़ा बन गया। अयान कहता है कि ओह आई सी। तभी दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रोड खत्म होती थी और समुद्र की शुरुआत होती थी। अयान वहां उतर जाता है और देखता है कि उस रोड की दूसरी तरफ बीच बनी हुई थी जहां खूबसूरत लड़कियां और लड़के वॉलीबॉल खेल रहे थे। उस रोड के दूसरी तरफ शुरू में कुछ पत्थर थे और बाद बाकी जंगल था। उस जंगल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बसाया गया हो। वहां रोड के दोनों तरफ गार्ड्स खड़े थे, अपने हाथ में बंदूक लिए हुए। राजेश मित्तल वहां एक गार्ड को इशारा करता है और कुछ ही देर में वह गार्ड मोटरबोट लेकर वहां पहुंच जाता है। अयान जब चलने वाला होता है तो राजेश मित्तल कहता है कि मेरा एक सवाल है, उसका जवाब देते जाओ। अयान कहता है कि पूछो, क्या पूछना है। राजेश मित्तल कहता है कि निकिता हर वक्त एक अलग नजर से तुम्हें देख रही थी। अयान कहता है कि तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। राजेश मित्तल धीरे से कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बताओ ना कि निकिता मुझे भी उसी नजर से दिखे जिस नजर से वह तुम्हें देख रही थी। अयान कहता है कि मैं तुम्हें अगर कुछ बताऊंगा तो वह तुमसे होगा नहीं, इसलिए ट्राई मारते रहो। राजेश मित्तल कहता है कि प्लीज यार मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूं और उसके बिना मैं कभी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। राजेश मित्तल लिटरली गिड़गिड़ा रहा था, जिसे देखकर अयान को उस पर दया आ जाती है और अयान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजेश मित्तल कहता है कि प्लीज बताओ, मैं तुम्हारे टिप्स को हमेशा याद रखूंगा। अयान कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपना ये चॉकलेट बॉय वाले कैरेक्टर को बदलना होगा। राजेश मित्तल कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अयान कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम अपने इस कॉमेडियन वाले कैरेक्टर को हटाकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। राजेश मित्तल कहता है कि मैं किस बात के लिए सीरियस हो जाऊं। अयान कहता है कि यह भी मैं ही बताऊं। राजेश मित्तल कहता है कि अब बता ही रहे हो तो बता दो ना। अयान कहता है कि जिंदगी और अपने करियर के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाओ। राजेश मित्तल को अभी भी कंफ्यूज लुक में नजर आते हुए देखकर अयान कहता है कि देखो, तुमने कभी अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटाया है। राजेश मित्तल कहता है कि बिल्कुल नहीं। अयान कहता है कि तब तो सीरियस होने की शुरुआत तुम्हें यहीं से करनी चाहिए। तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। राजेश मित्तल कहता है कि लेकिन इन सब से निकिता कैसे इंप्रेस होगी। अयान कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी अपने परिवार में क्या इज्जत है। अयान की बातों को सुनकर राजेश मित्तल हंसते हुए कहता है कि कोई खास नहीं। अयान कहता है कि इसी वजह से शायद निकिता तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारी अपने परिवार में कोई इज्जत नहीं है और उसे शायद ये भी लगता होगा कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अयान की बातों को सुनकर राजेश मित्तल एक्साइट होते हुए कहता है कि निकिता तुम्हारे लिए अब मैं बदलूंगा। अयान कहता है कि इन सब चीजों से पहले तुम्हें बात बात पर कॉमेडी करना बंद करना होगा और बात करते वक्त सीरियस रहना होगा। राजेश मित्तल कहता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं निकिता से कैसा बिहेव करूं। अयान कहता है कि फिलहाल तुम उसे अवॉइड करो। राजेश मित्तल कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम। अयान कहता है कि इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि वह भी तुम्हें पसंद करती है या नहीं। राजेश मित्तल पूछता है कि कैसे। अयान कहता है कि अगर वह तुम्हें पसंद करती होगी तो बार बार तुम्हारे आसपास आएगी और हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराती रहेगी ताकि तुम उसे नोटिस करो। राजेश मित्तल कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अयान कहता है कि अगर तुम्हारे उसे अवॉइड करने के बाद भी सब पहले जैसा ही चलता रहा तो ये समझ लेना कि वहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। उसके बाद किसी और लड़की पर ट्राई मारना शुरू कर देना। अयान इतना कहने के बाद मोटर बोट में बैठ जाता है और मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। टू बी कंटिन्यूड। CH-119 अयान की दोबारा किडनैपिंग। अयान के जाने के बाद राजेश मित्तल कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूं अयान। बहुत जल्द मैं अपने परिवार में अपनी एक खास जगह बनाऊंगा, फिर निकिता को इम्प्रेस करूंगा। चूंकि अयान अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए अयान ने उसे साफ साफ सुन लिया था। अयान अपने हाथ उठा देता है और वहां से चला जाता है। राजेश मित्तल कहता है कि बिजनेस में घुसने के लिए सबसे पहले मुझे अपने दद्दू से बात करनी होगी। राजेश मित्तल वहां से चला जाता है अपने दादा जयंत मित्तल से मिलने और अयान निकल पड़ता है अनुष्का की तरफ। लगभग 3.5 घंटे बाद अयान मुंबई डॉकयार्ड पर पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकलकर एक टैक्सी पकड़ता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अयान अपना फोन निकालता है और अनुष्का को फोन मिलाने लगता है, लेकिन अयान के कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। अयान अपने आप से कहता है कि दोपहर में वह चली कहाँ गई, और अगर चली भी गई है तो कम से कम उसे फोन तो उठाना चाहिए या कोई मैसेज ही कर देना चाहिए। अयान ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वह टैक्सी रुक जाती है। अयान उस टैक्सी के ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ। वह टैक्सी ड्राइवर कहता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है सर। अयान कहता है कि क्या आदमी हो, पैसेंजर बैठाने के पहले कुछ भी नहीं देखते हो क्या।
वह टैक्सी ड्राइवर कहता है कि देखा था ना साहब, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि पेट्रोल पंप से पहले ही गाड़ी बंद हो जाएगी। अयान उस टैक्सी से उतरता है और उसे पैसे देकर एक ऑटो पकड़ लेता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद अयान डोरबेल बजाने ही वाला होता है कि उसकी नजर दरवाजे पर ही अटक जाती है। अयान अपने आप से कहता है कि दरवाजा खुला हुआ क्यों है। अयान धीरे से दरवाजे को खोलता है, तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके दरवाजे की लॉक तोड़ डाली है। अयान तभी जल्दी से अंदर घुसता है और हॉल का नजारा देखकर शॉक हो जाता है। हर तरफ चीजें बिखरी हुई थी और कई गुलदस्ते टूटे हुए पड़े हुए थे। अयान अनुष्का को आवाज देता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आता। अयान अनुष्का के रूम में जाने लगता है। अयान अंदर घुसता है तो पाता है कि वह कमरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन अनुष्का वहां नहीं थी। अयान हर तरफ देखता है, लेकिन उसका कहीं भी कोई पता नहीं चलता। अयान उसके बाद अपने रूम में पहुंचता है, लेकिन वह रूम भी बिल्कुल ठीक था। अयान बाहर हॉल में आता है और वहां के नजारे को देखकर अपने आप से कहता है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि यहाँ हाथापाई हुई है। अयान फिर कंफ्यूजन में सोचता है कि यहाँ तो सिर्फ अनुष्का थी, तो हाथापाई हुई किसके बीच में। अयान अपने रूम की तरफ बढ़ता है और अपने गोपनीय सामानों को देखने लगता है। अनट्रेसेबल हैकिंग डिवाइस, डायरीज, डॉक्यूमेंट्स, फोन, लैपटॉप, कैश और बाकी की चीजें तो यहीं मौजूद है। इसका मतलब है कि जो कोई भी यहाँ आया था वह सिर्फ अनुष्का गायकवाड़ के लिए आया था। अयान अपने रूम को ताला मार देता है और चाबी को वहीं छुपा देता है, क्योंकि मेन गेट का लॉक टूट चुका था और अयान अपने घर को खुला छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में चोरी आम बात है। अयान उसके बाद अनुष्का को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। अयान अभी अपने घर से निकलकर बाहर आया ही था कि एक वैन वहां आती है और उसमें से कई सारे मास्क पहने हुए लोग अपने हाथों में पिस्टल लिए उतरते हैं और अयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक कहता है कि चल अंदर बैठ। अयान कहता है कि कौन हो तुम लोग और मुझे किडनैप क्यों करना चाहते हो। वह आदमी अपनी पिस्टल को लहराते हुए कहता है कि ज्यादा मत बोल और चुपचाप बैठ। अयान कोई बहुत ही बड़ा मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट नहीं था जो इतने सारे हथियारबंद लोगों से मुकाबला कर सके। अयान आराम से उस वैन में बैठ जाता है और उसके बाद सारे लोग भी जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं और वैन निकल पड़ती है। इससे पहले कि अयान कुछ बोल पाता, उससे पहले ही एक आदमी अयान को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। ज्यादा क्लोरोफॉर्म होने की वजह से अयान जल्द ही बेहोश हो जाता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि जल्दी चलो पैलेस में। अयान किडनैप इसलिए हुआ था क्योंकि अयान के हिसाब से अनुष्का भी शायद उन्हीं लोगों के पास होंगी। अयान ने सोचा था कि शायद किडनैप होकर वह अनुष्का के पास पहुंच सकता है। अयान को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक बहुत ही बड़े हॉल में बंधा हुआ पाता है। अयान को कुछ साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी लग्जरियस हॉल में कैद है। अयान को महसूस हो रहा था कि उसके पैरों को बांधा गया है और उसके दोनों हाथों को पीछे कर के बंधा गया है। अयान को कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही ब्लर हो गई है। अयान बार बार अपने पलकों को झपकाते जा रहा था कि शायद उसका विजन ठीक हो सके। अयान को तभी किसी लड़की को आवाज सुनाई देती है जो किसी कह रही थी कि उसके चेहरे पर पानी मारो। तभी अयान अपने मुंह पर पानी का एक तेज दबाव महसूस करता है, जैसे किसी ने काफी ज्यादा मात्रा में अयान के मुंह पर पानी मार दिया हो। अयान को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया हो। अयान तभी अपने पलकों को थोड़ा और झपकाता है, जिसके बाद उसका विजन पूरी तरीके से साफ हो गया था। अयान को नजर तभी सबसे पहले सामने बैठी हुई लड़की की तरफ चली जाती है और वहीं रुक जाती है। उस लड़की को देखने के बाद अयान का मुंह और आंखें दोनों खुली की खुली रह जाती है। टू बी कंटिन्यूड। CH-120 अनुष्का का काला चेहरा। अयान अपने सामने बैठी हुई लड़की को देखकर दंग रह जाता है। लाल कपड़े पहनी हुई वह लड़की अयान को देखते हुए स्माइल दे रही थी, जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी जंग जीत ली हो। अयान के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, अनुष्का। सामने बैठी लड़की अनुष्का गायकवाड़ थी। अनुष्का एक गार्ड को कहती है कि इसे खोल दो। वह गार्ड कहता है कि लेकिन मैडम ये भाग सकता है। अनुष्का हंसते हुए कहती है कि यहाँ इतने गार्ड्स के रहते तुम्हें लगता है कि यह भाग जाएगा। वह गार्ड उसके बाद अयान के हाथों और पैरों की रस्सियों को खोल देता है। रस्सियां खुलते ही अयान की नजर अनुष्का के बगल में जाती है, जहां दो और लोग बैठे हुए थे। एक 70 से 75 साल का बूढ़ा और एक 50 से 55 साल का व्यक्ति था। अयान अपने आप को निर्मल करते हुए कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ और आप लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है। वह 50 साल का आदमी कहता है कि तुम्हें एक हफ्ते से जांच कर किडनैप किया गया है। अयान कहता है कि जांच कर से क्या मतलब है आपका और आप लोग हो कौन। वह 50 साल का आदमी कहता है कि मैं हूँ वरुण गायकवाड़ और वह 70 से 75 साल के आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह है मेरे पिता समीर गायकवाड़ और मेरी बेटी से तो तुम मिल ही चुके हो। अयान कहता है कि इस इंट्रोडक्शन की कोई वजह। वरुण गायकवाड़ कुछ कहने की वाला होता है कि अनुष्का कहती है कि इसे मैं समझाती हूँ पापा। वरुण गायकवाड़ चुप हो जाता है और अनुष्का अपनी जगह से उठती है और अयान के पास आते लगती है। अयान के पास आते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो, किसी पर भी भरोसा कर लेते हो। अयान कुछ नहीं बोलता और चुप ही रहता है। अनुष्का आगे कहती है कि मैं तुम्हारे घर में छुपने नहीं आई थी, बल्कि वह हमारा प्लान था। अयान कहता है कि तुमने अपने ही लोगों को मार डाला। अनुष्का कहती है कि क्या करे, वह लोग हमारे टुकड़ों पर पलते थे तो हमारे लिए अपनी जान तो दे ही सकते हैं ना। अयान कहता है कि उनके मौत के बाद क्या एक्टिंग की थी ना। अनुष्का हंसते हुए कहती है कि क्या करे, तुम्हारा भरोसा हासिल करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा।
अयान पूछता है कि तुम अपने दादा के बारे में जो बुराइयां कर रही थी उसका क्या। अनुष्का कहती है कि मेरे दादाजी मेरे लिए एक भगवान की तरह है जिन्होंने मेरे हर फैसले में मेरा सपोर्ट किया है। अयान कहता है कि और बिजनेस। अनुष्का कहती है कि मेरा तो एक ही सपना है कि मैं इतनी बड़ी बिजनेस अंपायर को खड़ी करूं कि कोई कभी मेरे आसपास भी नहीं भटक सके। अयान कहता है कि क्या बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझे कोई सही बात बताई है क्या। अनुष्का कहती है कि बिल्कुल नहीं। अयान कहता है कि उस खाने का क्या। अनुष्का कहती है कि उसे तो मैंने एक 5 स्टार होटल से मंगवाया था। अयान उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। अयान तब तक हंसता है जब तक उसे खांसी नहीं आ जाती। अयान को पागलों को तरह हंसता हुआ देखकर अनुष्का कहती है कि सदमा थोड़ा ज्यादा लग गया क्या। अयान अनुष्का के पास जाते हुए कहता है कि तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिससे मैं धोखा खा गया। आज तक बड़े बड़े लोग मुझे धोखा देने में नाकाम रहे हैं, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मैं धोखा खा गया। अनुष्का कंफ्यूजन में कहती है कि खूबसूरती से क्या मतलब है तुम्हारा। अयान कहता है कि तुम्हें अपने घर में रहने देने और अपना डेबिट कार्ड देने की एक ही वजह थी कि मैं तुम्हारे खूबसूरती का कायल हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि आई एम इन लव विद यू। अयान के इस बात को सुनकर अनुष्का की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन समीर गायकवाड उठते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को ऐसा कहने की। अयान कहता है कि आप शांत हो जाइए। मुझे आपकी पोती इतनी ज्यादा पसंद थी कि अगर वह मुझसे मेरी जान भी मांग लेती तो मैं दे देता, लेकिन इसका ये चेहरा जानने के बाद वह प्यार और पसंद दोनों नफरत में बदल गई है। अयान आगे कहता है कि चलिए इन सब बातों को हटा देते हैं और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किडनैप करने का कष्ट कैसे किया। समीर गायकवाड अपनी भारी आवाज में कहता है कि अपने एक नए बिजनेस को शुरू करने में मुझे तुम्हारी जरूरत है। अयान कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी कोई मदद करूंगा। वरुण गायकवाड कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर जरूर कहोगे। वरुण गायकवाड चिल्लाते हुए कहता है कि उन दोनों को लेकर आओ। तभी दो लोगों को बंदूक की नोक पर रखे हुए कुछ लोग एक रूम से निकलकर हॉल में आ जाते हैं। अयान उन दोनों को देखते हुए शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। वो दोनों स्नेहा और आदित्य था। अनुष्का कहती है कि एक रहा तुम्हारा बहुत ही ज्यादा करीबी भाई जैसा दोस्त और दूसरी तुम्हारी पीछे पागल तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अनुष्का को देखकर अयान हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे रहते मैं किसी और को अपना गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। अयान के इस बात को सुनकर अनुष्का बिल्कुल चुप हो गई थी और स्नेहा के दोनों गाल गुस्से से लाल हो गए थे। अयान कहता है कि अगर मैं आप लोगों की मदद न करूं तो आप लोग क्या करेंगे। वरुण गायकवाड कहता है कि हम इन दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। अयान कहता है कि ऐसा है क्या, तो इस लड़की को आप मौत के घाट उतार दीजिए ताकि मुझे इससे छुटकारा मिले। आदित्य को छोड़ दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मैं दूंगा। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी किलर एक्स और तो और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें, और तो और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।